सो अभी हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 की तरफ। और चैप्टर नंबर 3 में हम लोग टर्मिनोलॉजी सीखने वाले हैं। आपको जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था, कोई भी अगर कंपनी है, XYZ कंपनी है, जिसको फंड चाहिए कुछ बनाने के लिए, कुछ नया करने के लिए, कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए, तो वो जो है दो तरीके से फंड रेज कर सकती है। एक तो वो इक्विटी से करेगी, राइट, या फिर वो क्या करेगी, डेप्ट ले लेगी। इक्विटी मतलब कि शेयर मार्केट में खुद को लिस्ट कर देगी, और डेप्ट मतलब कि खुद लोन ले लेगी कहीं इन्वेस्टर से। और उस पर क्या होगा, इक्विटी में तो डिविडेंड देना होता है, और जो शेयर प्राइस बढ़ती है हमारे प्रॉफिट के साथ में, जो कंपनी को प्रॉफिट होगा या जितनी डिमांड होगी उस हिसाब से जब शेयर प्राइस बढ़ेगा, तो उस हिसाब से जो इन्वेस्टर उनको प्रॉफिट होगा वो आइदर शेयर हायर प्राइस पे बेच दें या फिर उनको होल्ड करना है, वो इट्स टोटली अप टू देम। बट उसके अलावा डिविडेंड जो है उनको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम, ठीक है। और बोनस अगर कुछ मतलब शेयर्स वगैरह आते हैं तो वगैरह वो सब चीज़ों में वो अलग चीज़ है, वो आगे कॉर्पोरेट एक्शंस में हम लोग देखेंगे। अभी के लिए आपको ये बस याद रखना है कि इक्विटी में जो है एक तरीके से डिविडेंड से पे आउट होता है आपका, ठीक है। बट डेब्ट में कोई डिविडेंड नहीं होता, वहाँ पे आपको एक फिक्स जो है कूपन या बोल सकते हैं इंटरेस्ट रेट से आपको मिलता है। दोनों भी सेम चीज़ें आगे हम लोग पढ़ेंगे। कूपन मिल जाता है कि भाई 8% से आपको हम लोग इंटरेस्ट पे करेंगे जो भी आपने अमाउंट दी। तो अगर आपने 1 लाख रुपए हमें दिया है तो साल का हम लोग आपको 8% देते रहेंगे। तो अगर FD से ज़्यादा लग रहा है आपको तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ रिस्क होते हैं जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के। रिस्क भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसमें भी आपको बहुत सारा जो है रहेगा। एक सेकंड में खाली इसका वेटेज देख लेता हूँ। आई गेस कि वेटेज देखना ज़रूरी है। जस्ट अ सेकंड, ठीक है। वेटेज देखना इसका, आई गेस थर्ड चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो बहुत सारे कंसेप्ट है वो ज़रूरी है। इस पर सम्स आते हैं एक्चुअल में थर्ड में। अभी यहाँ से आगे ना आपको बोर नहीं होगा बिल्कुल भी, डोंट वरी। एक सेकेंड, इसके आगे आपको बोर नहीं होने वाला है। आप काफ़ी मतलब इन्जॉय करेंगे इस पार्ट को, क्योंकि अभी मतलब कुछ भी थेरोटिकल नहीं है, ठीक है। वेटेज एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, बस जस्ट गिव मी अ फ्यू सेकेंड्स खाली। यस, सो आई गेस थर्ड, देखो 4 का ही वेटेज यहाँ पे दे रखा है। चैप्टर 3 को 4 का वेटेज है, बट दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4-5 क्वेश्चन आते हैं, बट मैं आपको बताता हूँ इसका फ़ायदा क्या है। आगे जो सम्स रहेंगे, आगे जो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आएंगे आगे के चैप्टर्स में, वो इस चैप्टर पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आपको टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे क्लियर होने वाली है। बट कहीं ना कहीं पे आपको मज़ा आएगा, इसमें बोर नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको इंटरेस्टिंगली सिखाऊंगा हर एक कंसेप्ट को। सो डोंट वरी। सो देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं सबको रिक्वेस्ट कर दूंगा कि आप पहले तो वीडियो को लाइक कर दो। आपके लाइक से काफ़ी फ़ायदा होता है मेरा, क्योंकि मुझे मोटिवेट होता हूँ मैं, और भी वीडियोस बनाने के लिए मैं रेडी होता हूँ। आगे चल के और भी मैं काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आऊँगा आपके लिए, तो एक लाइक तो बनता है। उसके अलावा कमेंट में आपको बताना है कि अगर आपकी कोई कंपनी है तो आप इक्विटी लेना प्रेफर करेंगे या डेप्ट लेना प्रेफर करेंगे, और क्यों, उसके पीछे का रीज़न क्या। हालांकि ये कोर्स में बताऊंगा, बट स्टिल आपको बताना है, ठीक है। और कुछ भी कमेंट आप कर सकते हो अपने हिसाब से, मुझे कहीं ना कहीं पे एक मोटिवेशन मिलता है। वीडियो जो यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है उसको हमें क्रैक करना है, ताकि हमारी वीडियो ऊपर आ सके, ज़्यादा व्यूज़ मिल सके। तो जो मैंने मेहनत की है ये जो इतना बड़ा कोर्स बनाने में, वो कहीं ना कहीं पे सफल होगी, ठीक है। सो होप आप समझ रहे होंगे। तो एक और चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि लाइक यूदेमी में कुछ इश्यूज आ रहे हैं बाय करते वक्त। आई डोंट थिंक सो कुछ आने चाहिए, बट अगर आते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। और उसके अलावा आप मुझे ट्विटर भी कर सकते हैं, जो कि मेरे वेब कैम के नीचे आपको दिख रहा होगा मेरा यूज़र नेम, ठीक है। कुछ डाउट्स है तो भी आप मुझे पूछ सकते हैं। बेटर आप अगर कमेंट में पूछेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन के लिए। और जो एक और लास्ट क्वेश्चन आया था कुछ लोगों का कि यूदेमी में जो MCQ है उसका एक्सप्लेनेशन है क्या। यस, उसमें एक्सप्लेनेशन भी रहेगा प्रॉपरली, ठीक है। हर MCQ का एक एक्सप्लेनेशन रहेगा प्रॉपरली, और इवन जो सम्स हैं उसको तो मैं एंड ऑफ द वीडियो सॉल्व करके दिखा दूंगा ये कोर्स के एंड में। बट स्टिल आपको खुद से भी उसको सॉल्व कर लेना है, ताकि एग्जाम में आपको इश्यूज ना हो। अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो, अगर आप एग्जाम नहीं दे रहे तो उस केस में आप खाली शांति से बैठ के वीडियोस को देखिए।
सो पहले तो है इक्विटी और डेब्ट का जो है डिफरेंस, ठीक है। अब अगर आप बुक में देखेंगे या वर्कबुक में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो है ये डिफरेंस दिया हुआ नहीं है वर्कबुक के अंदर। मैंने बनाया है ये खुद से ताकि आप समझ पाओ, और वो लाइंस को ही मिक्स करके बनाया। ये बहुत जानना समझना ज़रूरी है। देखो, इक्विटी कैपिटल इज़ अवेलेबल फॉर कंपनी टू यूज़ फॉर द लॉन्ग। ओके, देखो इक्विटी में क्या होता है कि एक बार आपने पैसा रेज कर लिया, सपोज आपने XYZ नाम की कंपनी है, इसने ना IPO से पैसा रेज किया 5,000 करोड़ का, ठीक है। अब 5,000 करोड़ का जो कैपिटल रेज किया, तो इससे क्या करेंगे, ये 5,000 इतना बड़ा होता नहीं, कभी कभार छोटे भी होते हैं, बट एक एग्जाम्पल ले रहे, 5,000 CR रेज कर लिया। अब ये 5,000 CR ये तब जब तक ये यूज़ करना चाहते तब तक ये लोग यूज़ करेंगे, ठीक है, तब तक ये लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसा हो गया कि जिन लोगों ने शेयर्स खरीदे हैं ये 5,000 के, अगर वो बोले कि आपकी जो कंपनी है मुझे अच्छी नहीं लगती है, मुझे शेयर्स बेचने और पैसा दे दो हमको वापस, बट ये 5,000 रुपीज़ आपने किसी प्रोडक्टिव या कुछ बनाने में आपने लगा रखे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ भी होगा जो भी आपने बनाने में लगाया है, जहाँ पे फंड आपको यूज़ करना है, तो वो फंड तो आप वहाँ से निकाल के दे नहीं सकते टाइम पे। तो जो कंपनी है वो बोलती है कि आप जाके किसी भी रैंडम पर्सन को इसको बेच दो, जो भी चाहता है लेना। अब ये पर्सन क्या करता है, ये जाता है स्टॉक एक्सचेंज में, जो कि है सेकेंडरी मार्केट, राइट। स्टॉक एक्सचेंज पे, जो कि है सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि वहाँ पे भी कंपनी लिस्टेड है, लिस्ट ही हुई है, IPO में ही लिस्ट हुई थी कंपनी, तो वहाँ पे जाके ये बेच देगा कोई भी रैंडम। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा, कोई भी रैंडम पर्सन जो इसको लेना चाहता है, और आपके बीड और आस्क एक दूसरे से मैच करेगा, जिसका मैच हो गया वहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा, और लास्ट ट्रेडेड प्राइस वहाँ पे नहीं हो जाएगी। वहाँ पे जो भी जिस प्राइस पे आप दोनों का एग्जीक्यूशन हुआ है, उस प्राइस पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस होगी, और वो मार्केट प्राइस रहेगी। ओके, वो रहेगी मार्केट प्राइस। तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस इट्स अ मार्केट प्राइस। ओके, क्लियर है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। जब आप स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक को देखते हैं, उसकी प्राइस होती है, जैसे रिलायंस है सपोज, तो रिलायंस के ऊपर अगर आपको 2,500 रुपये की प्राइस दिख रही है, तो वो उसका LTP है, जो कि है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, और जो कि उसका मार्केट प्राइस है। और कल मैंने आपको एक बताया था फेस वैल्यू क्या है, राइट। फेस वैल्यू अलग होता है, वो स्टार्टिंग में जो होता है, तो फेस वैल्यू पे रिलायंस का है 10 रुपीज़, आप जाके देख सकते हैं। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये दोनों भी अलग अलग चीज़ें हैं, ये समझना है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन करते हैं कि फेस वैल्यू को ही जो है वो समझ लेते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया। इक्विटी में ये चीज़ होती है। अब डेप्ट में क्या होता है कि आपके पास में 1,00,000 रुपये पड़ा है, ठीक है, XYZ कंपनी है, इसको लोन चाहिए, आपने दे दिया, उसके बदले आपको 100 जो है 1,000 रुपीज़ के, 1,000 फेस वैल्यू के जो है बॉन्ड्स इशू हो गए या डिबेंचर इशू हो गए, ठीक है। उसके ऊपर आपको 8% का इंटरेस्ट रेट है, ठीक है। तो 1,00,000 के ऊपर आपको 8,000 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा साल का। तो ये आपकी अर्निंग है, यहाँ पे कोई भी जो है डिविडेंड वगैरह आपको नहीं मिलता है, ठीक है। डेप्ट में ये होता है। और जब कंपनी चाहे वो आइदर इन बॉन्ड्स को कॉल कर सकती है, उसको कॉलेबल बॉन्ड बोलेंगे। अगर आप चाहो तो इस बॉन्ड को कभी भी बेच सकते हो मार्केट प्राइस के ऊपर। आज 1,000 रुपये चल रही है, कल 1,010 रुपये चलेगी, तो आप 10 रुपये पे बेच दो, 1,010 रुपये का प्रॉफिट निकाल के बेच दो। तो ये आपके ऊपर है, आपको क्या करना है। अगर जितने भी क्वांटिटी है, 100 क्वांटिटीज़ हैं, 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको 1,000 रुपये मिल जाएंगे इंटरेस्ट रेट के बोल सकते हो, या फिर जो भी मार्केट प्राइस के हिसाब से। तो इस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड मार्केट चलता है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे, यहाँ पे इसको एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। थोड़ा सा टाइम मैंने स्टार्टिंग में लिया है ताकि मैं आपको समझा सकूं, राइट। मेरा स्क्रीन चल रहा है, कैमरा चल रहा है सही से, यस। थोड़ा सा जूम करने दीजिए मुझे बस, यस, ओके। तो यहाँ पे देखिए, इक्विटी इन्वेस्टर डू नॉट इंजॉय एनी फिक्स रिटर्न और एनी रिटर्न ऑन प्रिंसिपल इन्वेस्टेड। तो डेप्ट में क्या होता है, फिक्स जो है इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है। यहाँ पे फिक्स इंटरेस्ट रेट नहीं होता, यहाँ पे कोई भी फिक्स नहीं है। जो भी मार्केट की प्राइस जितनी ऊपर जाएगी उस हिसाब से पैसा मिलेगा, ठीक है। तो कभी वो बहुत ज़्यादा भी मिल सकता है, कभी नुकसान भी हो सकता है, कभी वो नेगेटिव में भी जा सकता है। यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि आपको एक फिक्स रिटर्न मिल रहा है, बट यहाँ पे निगेटिव में भी जा सकता है और पॉजिटिव में भी जा सकता है।
तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पर रिस्क ज़्यादा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं पर रिस्क कम है, रिस्क कम है, राइट? समझ में आ रहा होगा। इक्विटी इन्वेस्टर आर ओनर्स ऑफ द बिजनेस, तो इक्विटी में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो साइड बाय साइड लाइन भी पढ़ते हैं। देखो पहला लाइन था इक्विटी कैपिटल इज अवेलेबल फॉर द कंपनी फॉर द लॉन्ग यूज, और ये क्या है, रिटर्न ऑन द स्पेसिफिक टाइम में आपको उसको रिटर्न करना है, ठीक है। दूसरा है इक्विटी इन्वेस्टर डू नॉट एंजॉय एनी फिक्स रेट ऑफ रिटर्न, यहाँ पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, रिटर्न ऑन प्रिंसिपल ऑफ मेच्योरिटी मिलता है, ठीक है। इक्विटी इन्वेस्टर ऑन ऑनर्स ऑफ द बिजनेस, और डेप्थ इन्वेस्टर क्या होते हैं, वो लैंडर्स होते हैं, ठीक है, लैंड करते हैं पैसा, लैंड करते हैं पैसा बिजनेस को, ठीक है, तो लैंडर्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है। इक्विटी इन्वेस्टर पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस, तो इक्विटी जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अगर ज़्यादा उनकी शेयर है तो वो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट डेप्ट इन्वेस्टर में कुछ लेना देना नहीं होता मैनेजमेंट से, उनको बस अपने इंटरेस्ट से लेना देना है, ठीक है। रेसिडुअल प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस बिलोंग्स टू द इक्विटी इन्वेस्टर, जो भी पैसा आएगा, जो भी प्रॉफिट होगा कंपनी को, कहीं ना कहीं पे इक्विटी का लेना देना होता है, बट डेप्ट में ऐसा नहीं होता, जो भी प्रॉफिट आ रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं, हमको बस अपना एक इंटरेस्ट दे दो आप, बाकी आपको प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है वी डजंट केयर, हमको लेना देना नहीं है। डेप्ट का एक फ़ायदा ये होता है कि जो डेप्ट के जो पेपर्स होते हैं वो कन्वर्टिबल भी हो सकते हैं, मतलब अगर इनकेस अगर कंपनी पैसा चुकता नहीं करती है आपका इंटरेस्ट के साथ में, इंटरेस्ट के साथ में जो लोन लिया है आपसे, रीप जो अमाउंट है आपका 1 लाख का, वो तो आपको उसको देना ही है, और साथ में 8,000 रुपये का इंटरेस्ट भी पे करना है आपको हर साल का, ठीक है। बट अगर ये अमाउंट 1,08,000 रुपये नहीं दे पाती है, कहीं डुबा दी है, तो उस केस में जो कंपनी के शेयर्स की जो प्राइस है उसमें उतने वैल्यू की जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको कन्वर्टिबल बॉन्ड्स बोलते हैं, तो ये फ़ायदा होता है, ठीक है। इक्विटी रिप्रेजेंट द रिस्की लॉन्ग टर्म, देखो रिस्की क्यों है, मैंने आपको बताया रिस्क हाई रहता है यहाँ पे, ठीक है। लॉन्ग टर्म, क्योंकि इक्विटी में लॉन्ग टर्म पैसा होल्ड करते हैं। ग्रोथ ओरिएंटेड, ग्रोथ होती रहती है, अप एंड डाउन होता रहता है। कैन शो हाई वोलेटिलिटी, बहुत ज़्यादा हाई वोलेटिलिटी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन हाउ द अंडरलाइंग बिजनेस इज परफॉर्मिंग, ये सब डिपेंड करता है कि वो बिजनेस कैसा चल रहा है, राइट। एंड देर इज़ नो अश्योरेंस ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, नुकसान हो सकता है, कभी स्टॉक मार्केट में आपने सुना होगा लोग नुकसान करते हैं, आपने सुना होगा 99% लोग नुकसान करते हैं स्टॉक मार्केट में, ये इतना रिस्की है, ठीक है। हालांकि अगर आप कैश में करो तो नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स गलती क्या करते हैं आपको मालूम है, वो जाते हैं सीधा ऑप्शन में और सीधा पैसा लेके जाते हैं, बड़ा कैपिटल 1-1.5-2 लाख रुपए गवाते हैं, फिर उसके बाद में कॉन्फिडेंस रहता नहीं है, फिर कहीं से जाके टिप्स लेंगे, कोई सेबी एडवाइज़र नहीं रहेगा, सेबी रजिस्टर्ड आरए नहीं रहेगा, उससे जाके सीधा टिप ले लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझनी है। यहाँ पे उल्टा होता है, डेप्ट रिप्रेजेंट्स अ रिलेटिवली लोअर रिस्क, मैंने आपको बताया लोअर रिस्क क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। कंपनी नुकसान करे प्रॉफिट करे उससे हमें मतलब नहीं है। स्टेडी इनकम होती है, इनकम ओरिएंटेड होता है ये, ठीक है। इट जनरेट्स अ स्टेडी रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, यस। प्रोवाइड द बिजनेस प्रोवाइडेड द बिजनेस रिमेन्स प्रॉफिटेबल डज नॉट डिफॉल्ट ऑन इट्स पेमेंट्स, ओके। अगर पेमेंट्स डिफॉल्ट हो जाते तो अब उस टाइम पे इशू हो सकता है, बट स्टिल मैंने आपको बताया कन्वर्टिबल अगर रहेगा तो उस टाइम पे तो कोई इशू नहीं रहेगा इसमें। सिंस ऑल benefits of the deploying capital in profitable business go to the equity investor, the return on equity the return to equity investor is likely to higher than the debt market investor, तो जो इक्विटी का जो रिटर्न है वो कहीं ना कहीं पे हाइयर होता है। एंड आई होप अब ये आपको क्लियर है यहाँ तक, एंड आई गेस कि अब इसमें कोई आपको इशू नहीं है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये नोट्स में लिखा हुआ है खाली, ये आपको वर्कबुक पे नहीं मिलेगा इस तरीके से सिंपल वे में। अगर आपको इसको सिंपल वे में चाहिए तो आपको ये वाला नोट्स पढ़ना है, अगर आपको वर्कबुक कंफर्टेबल लगता है तो आप वर्कबुक में भी इसको पढ़ सकते हैं, राइट। अभी कहीं नोट्स में मेरा कैमरा तो नहीं आ रहा है, मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे एडजस्ट करने दीजिए मुझे बस, ठीक है। सो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या है टर्मिनोलॉजीज इन इक्विटी मार्केट। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अभी हम लोग पहले इक्विटी पढ़ेंगे, तो आपको जो ध्यान देना है वो इक्विटी की तरह देना है, इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट की तरह देना है। जब हम लोग डेप्थ देखेंगे तो आपको डिबेंचर और बॉन्ड्स के व्यूज़ में उसको समझना है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अभी हम लोग इक्विटी देख रहे हैं, तो हम लोग इक्विटी में देखेंगे, इक्विटी में भी फेस वैल्यू होता है और बॉन्ड्स में भी फेस वैल्यू होता है, डेप्थ में भी फेस वैल्यू होता है। जो फेस वैल्यू होता है वो एक नॉमिनल प्राइस होती है, ठीक है। मैं पहले बता दूं, जो फेस वैल्यू होता है वो अलग होता है मार्केट वैल्यू से,
ठीक है, फेस वैल्यू आपको कम भी दिख सकती है, ज़्यादा भी दिख सकती है। रिलायंस की जो फेस वैल्यू मैंने आपको बताई जैसे कि 10 रुपये है, और जो नॉर्मल प्राइस है वो 2900 के आसपास है, 2600 के आसपास है। अब आप बोलेंगे जयेश भाई ये कैसे देखना है, कैसे मालूम चलेगा, ये कहाँ देखा जाता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। यस, एक सेकेंड। देखिए, जब भी आप यहाँ पे screener.in पे आएंगे तो कोई भी स्टॉक, जैसे अगर मैंने रिलायंस लिया था अभी यहाँ पे, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अगर मैं सर्च करता हूँ, राइट, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि क्या कहते, देखो ये फेस वैल्यू, ठीक है, 10 रुपये, बट मार्केट प्राइस क्या है, करंट प्राइस 2942 ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो ये आई गेस आपको यहाँ तक, अब मैं इसको बार बार खोल के दिखाऊंगा स्क्रीनर को ताकि आपको समझ में आए। इसमें आप लॉगिन वगैरह कर लो अपने हिसाब से, देखना है तो मोस्ट ऑफ द पीपल्स को आपको पता होगा ये सब चीज़ें, मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर से हम लोग आ जाते हैं नोट्स पे हमारे। यस, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या लिखा है, द नॉमिनल प्राइस ऑफ द शेयर इज नोन एज द फेस वैल्यू, ठीक है। द इक्विटी कैपिटल ऑफ द कंपनी इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ शेयर्स इशूड बाय इट्स फेस वैल्यू, ठीक है। तो जब भी आपके पास में मार्केट कैप नहीं दिया हो, इसको ध्यान से सुनना, मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं दिया हो, तब आप देखो, हालांकि फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं करना है, मैं एक्सट्रीमली सॉरी। देखो, जब भी आपको, एक मैं अलग चीज़ बताता हूँ आपको, ये बहुत ज़रूरी होगी आपके लिए, ठीक है। देखो, जब भी आपको जब भी आपको पेड अप कैपिटल दिया हो, पेड अप कैपिटल दिया हो, पेड अप कैपिटल दिया हो, राइट, कि स्टार्टिंग में जब बिजनेस आया, जब मार्केट में जस्ट आया, उस टाइम पे जो उस बिज़नेस का ऑनर था, उसने जो पैसा डाला कि भाई मुझे कंपनी चलानी, तो मैं ये 2 लाख रुपए डाल रहा हूँ इस कंपनी के अंदर, वो जो पर्सन है उसने जो पैसा डाला, उस टाइम पे उसने एक फेस वैल्यू डिसाइड करी थी। तो जब भी आपको पेड अप कैपिटल दे रखा होगा, ठीक है, पेड अप कैपिटल दे रखा होगा और फेस वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है, तो आप आउटस्टैंडिंग शेयर्स निकाल सकते हैं, शेयर्स निकाल सकते हैं। जैसे कि 2 लाख टोटल पैसा जब कंपनी खुली थी तब डाला था मैंने, XYZ कंपनी मैंने ओपन करी, और उसमें मैंने जो है फेस वैल्यू, मतलब कि मेरी जो फेस वैल्यू थी वो सपोज 10 रुपये की थी। तो जो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 लाख के जो है, मैंने क्या ज़्यादा डाल दिया क्या यहाँ पे, हाँ 20,000 जो है यहाँ पे, 20 लाख, एक सॉरी 20,000 जो है यहाँ पे जो है शेयर्स हैं, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये समझना ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि इस पे बहुत सारे सम है, नहीं तो मैं इतना आपको बताता नहीं। मुझे ना, मैंने ये एग्ज़ाम दिया हुआ है, इसके लिए मुझे पता है कि क्या आता है एग्ज़ाम में। तो ये बताना जो आपके लिए काम की चीज़ है वही मैं बताता हूँ, तो याद रखना इस चीज़ को। और एक और चीज़, जब आपके पास में आउटस्टैंडिंग शेयर्स दे रखे हैं, आपको बताया गया कि भाई आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं इतने, 1 लाख रुपए, 1 लाख जो है आउटस्टैंडिंग शेयर्स पड़े हुए हैं, 1 लाख आउटस्टैंडिंग शेयर्स हमने बताए थे, और फेस वैल्यू हमने बताई थी 2 रुपये की। तो 2 इंटू आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या आएगा, पेड अप कैपिटल आएगा, कि कितना कैपिटल हमने डाला था। समझ में आ रहा है ना? सिंपल है बहुत, कैलकुलेशन सिंपल है। सिंपल सी बात है, आपने 2 लाख रुपए डाले, 2 लाख रुपए डाले, और उसमें आपने एक शेयर की वैल्यू कर दी 2 रुपये, तो कितने शेयर्स हुए टोटल? बस वो चीज़ है, समझो उस चीज़ को, ख़त्म हो गई बात, यही है, सिंपल सा है कैलकुलेशन। तो ये अब यहाँ पे क्या लिखा है वो आपको जब मैं पढ़ के सुनाऊंगा तो आपको समझ में भी आएगा और आपको अच्छा भी लगेगा, ठीक है। सॉरी। सो फॉर एग्जाम्पल, अब देखो यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल इफ कंपनी इशू 1 लाख शेयर्स विथ फेस वैल्यू ऑफ 10, तो फेस वैल्यू है 10 की, 1 लाख शेयर्स है, तो टोटल कितना हो गया पेड अप कैपिटल जो रहेगा, कंपनी वुड बी द 10 लाख रुपीज़। मैं बार बार पेड ऑफ कैपिटल और इक्विटी क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जब लोग फंड रेस करेंगे तो या फिर जब नया बहुत सारी चीज़ें होंगी आगे जाके, या कुछ नए शेयर्स भी इशू होंगे, ये भी होगा वो भी होगा, तो उस टाइम पे इक्विटी की वैल्यू चेंज होने लगेगी, ठीक है। नेटवर्थ, देखो एक और चीज़ बता दूँ, इक्विटी नेटवर्थ एक ही चीज़ है, याद रखिए, ठीक है।
मार्केट कैप अलग चीज़ है, वो मैं बताऊंगा अभी नीचे इसके लिए है, बट इक्विटी और नेटवर्थ एक है, ये रट्टा कर लो, इसको समझ लो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल इफ द कंपनी इशू 1 लाख शेयर्स एंड एट फेस वैल्यू 10, द इक्विटी ऑफ द कैपिटल इज वुड बी 10 लाख। यहाँ पे लिखा है इक्विटी क्योंकि वो उस पर्टिकुलर टाइम के लिए इक्विटी रहेगा, बट आगे जाके वो चेंज भी होगा, इक्विटी के प्राइस में काफ़ी ऊपर नीचे होगा, क्योंकि इक्विटी बाद में मार्केट प्राइस के हिसाब से भी देखी जाएगी, क्योंकि वो मार्केट कैपिटलेशन, मार्केट एम कैप का फॉर्मूला क्या है, एम कैप का फॉर्मूला है जो है प्राइस, जो शेयर की प्राइस चली, जो फेस वैल्यू नहीं, प्राइस इनटू नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, ठीक है। समझ आ रहा है? इसको हम लोग इतना टाइम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि आगे चल के तो हम लोग स्पीड से बढ़ेंगे, बट ये पार्ट जरूरी है। द फेस वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर डज नॉट यूजुअली चेंजेस अनलेस द कंपनी डिसाइड टू स्प्लिट। तो फेस वैल्यू जो होती है वो सेम रहती है, जैसे कि आपने देखा होगा रिलायंस, तो सेम फेस वैल्यू रहेगी। अब वो चेंज तभी हुई होगी जब उसमें कोई स्प्लिट आया होगा, कि रिलायंस के शेयर में आया था स्प्लिट, बहुत बार स्प्लिट आया है, तो उस केस में वो स्प्लिट हो जाएगा। अब अगर कल को ऐसा होता है कि एक शेयर के ये लोग 5 शेयर कर देते हैं, स्प्लिट कर देते हैं उसको, या एक शेयर के यहाँ पे 2 कर देते हैं, तो एक शेयर का अगर 5 कर दिया तो जो 10 रुपये का जो रिलायंस का जो प्राइस है वो स्प्लिट होके जो है 2 रुपये हो जाएगा। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते, एक शेयर की कीमत हो गई 2, अगर 1:2 कर दिया तो 5 रुपये हो जाएगी, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है, आई होप ये समझ में आ गया आपको, ठीक है। इन सच केसेस, क्योंकि अभी एग्जाम में कभी कभी ऐसा आ जाएगा कि भाई ये आगे बोनस और जब हम लोग देखेंगे कॉर्पोरेट एक्शन तब मैं आपको बताऊंगा, अभी तो इसकी ज़रूरत नहीं है बताने की, बट आप समझो कि आपने सुना होगा कभी कभी कि स्टॉक स्प्लिट हो गया, तो आपको कल तक प्राइस 500 रुपये दिखती है, आज अचानक से गिर के 250 जाती है, लोग डर जाते हैं कि ये क्या हो गया, उनके अकाउंट में टेम्पररी लॉस भी दिखता है, जीरोधा वगैरह कुछ ब्रोकर्स में, लेकिन नेक्स्ट डे वो फिर क्लियर हो जाता है। तो ये जो आधा होने का प्राइस, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पे स्टॉक में स्प्लिट किया गया है, ठीक है। इन सच केसेस द फेस वैल्यू ऑफ द कंपनी शेयर्स वुड रिड्यूस और इंक्रीज, सॉरी, इन सच केसेस द फेस वैल्यू इन केस ऑफ द स्प्लिट, तो स्प्लिट अगर होगा तो उस टाइम पे रिड्यूस हो जाएगी, और अगर उसका उल्टा हुआ कंसोलिडेट, मतलब कि उन्होंने जो स्प्लिट में क्या होता है, स्टॉक के स्प्लिट होते हैं, मतलब एक शेयर का 5 शेयर हो जाएंगे, और कंसोलिडेट में क्या होगा, 5 शेयर का 1 शेयर हो जाएगा, ठीक है। अगर शेयर्स कम करने हैं तो उस टाइम पे, तो ये कॉर्पोरेट एक्शन ये होती रहती हैं ऊपर नीचे, बट इसके वजह से फेस वैल्यू में थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाता है, ठीक है। बट उसके अलावा बाकी जो इकोनॉमी है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो इस पर भी बहुत सारे 1-2 क्वेश्चंस आते हैं कि भाई क्या स्प्लिट होने की वजह से फेस वैल्यू में चेंज होगा, ट्रू और फॉल्स, तो आप लिखेंगे ट्रू। बट क्या स्प्लिट होने की वजह से शेयर के इकोनॉमी में कुछ चेंज होगा, नो, तो वहाँ पे आपको फॉल्स लिखना है। सो ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर एग्जाम्पल इफ इन्वेस्टर होल्ड 1 शेयर ऑफ 10 फेस वैल्यू, मैंने वही जो बताया आपको वही चीज़ है यहाँ पे, देखो आप पढ़ लेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेटिंग द डिविडेंड पेएबल ऑन द शेयर, ठीक है। तो जो फेस वैल्यू होता है, जैसे सपोज ये 10 रुपये है, ठीक है, तो जब कोई भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो वो बोलेगी कि भाई हम लोग डिविडेंड डिक्लेयर, 100 रुपये पकड़ता हूँ एक एग्जांपल के आपके प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो डिविडेंड अगर वो 50% डिक्लेयर करती है तो आपको 50 रुपये का 50 रुपीज़ का मिलेगा डिविडेंड। वो कैसे? क्योंकि 100 रुपये का 50%, तो जो फेस वैल्यू होती है उसके परसेंट के ऊपर हम लोग डिविडेंड बांटते हैं, कंपनी जो डिविडेंड बांटती है। डिविडेंड क्या है, अगर जिसको नहीं पता तो थोड़ा रुक लेना, आगे चल के डिविडेंड भी क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। डिविडेंड जो होता है एक अर्निंग, जो ऐसी बची हुई अर्निंग जो कि कंपनी बांटना चाहती है, आगे चल के होगा इसके बारे में डिस्कशन, डोंट वरी, अभी टेंशन नहीं है। व्हेन डिविडेंड इज मेंशन एज अ परसेंटेज, दैट परसेंटेज इज यू नो क्या लिखा है यहाँ पे, विथ रिगार्ड, ठीक है, उस परसेंटेज को इस फेस वैल्यू के ऊपर अप्लाई करके जो भी अमाउंट आती है वो जो है डिविडेंड होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ कंपनी विथ फेस वैल्यू 10 डिक्लेयर्स 30% डिविडेंड, इट मीन्स द डिविडेंड ऑफ द शेयर इज 3 रुपीज़, तो एक शेयर का 3 रुपीज़ है। अगर आपके इसमें 100 शेयर है तो आपको 300 रुपये मिल जाएंगे डिविडेंड, ठीक है। इट आइदर कैन बी स्टॉक डिविडेंड और कैश डिविडेंड,
स्टॉक डिविडेंड और कैश डिविडेंड क्या होता है ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुक वैल्यू, थोड़ा सा जो वर्कबुक है आपका उसको कहीं ना कहीं पे हार्ड बनाया गया है, लैंग्वेज बहुत हार्ड है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आपने कभी पढ़े नहीं है, सुने नहीं है, और फिर कहीं ना कहीं पे वो आपके लिए हार्ड। जो फिनेंस से हैं उनको तो कोई इशू नहीं है, जो फिनेंस से नहीं है, जैसे मैं, इनफैक्ट मैं भी फिनेंस से नहीं था, अब मैं फिनेंस में हूँ, मैंने एमबीए फिनेंस किया है, तो इस वजह से मुझे ये सब चीज़ें समझ में आने लगी हैं। वरना जब मैं आईटी से था तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे मुझे ये सब चीज़ें वहाँ की लैंग्वेज ही पूरी अलग होती है आईटी की। सो ठीक है, टॉपिक पे आते हैं वापस से। बुक वैल्यू, अब देखो बुक वैल्यू एक कहीं ना कहीं पे बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है। मैं आपको बता दूँ, फेस वैल्यू, बुक वैल्यू, ये बहुत ज़रूरी कंसेप्ट। बुक वैल्यू मतलब क्या, कि अगर आज के दिन मैं कंपनी को बंद करता हूँ तो एक शेयर का मुझे कितना मिलेगा। ठीक है, आज के दिन अगर कंपनी बंद कर देते हैं तो कितना मिलेगा। तो जो इक्विटी होता है, इक्विटी या फिर जो नेटवर्थ होता है, उसको अगर हम लोग डिवाइड कर दें, किससे, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से, तो हमें आज के दिन के एक शेयर की प्राइस, एक शेयर नहीं बोल सकते, आज के दिन की बुक वैल्यू मिल जाएगी। कि अगर आज के दिन कंपनी को वाइंड अप किया जाए, ख़त्म किया जाए, तो उस एक जो शेयर होल्ड किया तो एक शेयर के ऊपर कितने रुपए मिल जाएंगे। क्लियर है। बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी इज द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी। मैंने आपको बताया नेटवर्थ ही होता है, बस बुक वैल्यू पर शेयर अगर आता है तो उसको शेयर से डिवाइड करना पड़ता है। डन। टू कंप्यूट द बुक वैल्यू पर शेयर, अब जब आप बुक वैल्यू लिखेंगे तो बुक वैल्यू पूरा नेटवर्थ होता है, बट बुक वैल्यू एक नॉर्मल, एक शेयर का बुक वैल्यू पर शेयर जो होता है, उसको अगर एक शेयर के लिए निकालना है तो हमें नंबर ऑफ आउट, जो टोटल शेयर है कंपनी के, उसको डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, सो द बुक वैल्यू ऑफ द शेयर इज द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। क्लियर है। यहाँ पे आप एक फॉर्मूला देखो, अब एक काम करना है, इसके आगे कर लो, अभी कर लो, मैं वापस बता देता हूँ। देखो एक डायरी बनाओ छोटी सी या इतनी, या आप उसको, या फिर नोटपैड में भी एक अलग से नोटपैड बना दो। एंड आपको क्या करना है कि, एक सेकेंड, यस, आपको क्या करना है उसके बाद में, कि आपको उस डायरी में जो भी मैं फॉर्मूला बताता हूँ उसको लिख लेना है, अलग से लिखना है। ठीक है, आपको नोट में लिखना है, आपके जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हो, जो भी बना रहे हो उसमें लिखना है, पर आपको अलग से भी एक जगह लिखना है। ठीक है, सारे फार्मूलाज, ताकि आप एग्जाम से पहले वो सारे फार्मूलाज लर्न कर सको। एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, कि अगर आप नोट्स बना रहे हो, इनके सबको अलग से नहीं बनाने, तो उसके अंदर एक बॉक्स बना दो। ठीक है, तो पहला फार्मूला मैंने आपको बताया फेस वैल्यू का कोई फार्मूला नहीं है, बट अगर मैं आपको बताऊं, पेड अप कैपिटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, ये है आपका पहला फार्मूला जो कि आपको नोट करना है। मैं लगे तो इसको नोट्स में डाल दूंगा, डोंट वरी, मैं इसको नोट्स में ऐड कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपने डाल दिया पहला फार्मूला। देन उसके बाद में आपने दूसरा क्या देखा, मार्केट वैल्यू। इसका कोई फार्मूला नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन जो मार्केट कैप है उसका फार्मूला है, वो आगे डिस्कस होगा, डोंट वरी। ठीक है, बुक वैल्यू का एक फार्मूला है, जो कि है, बुक वैल्यू का फार्मूला है नेटवर्थ डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ओके, डन। तो यहाँ पे देखो, अभी आप यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्मूला, द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग। अब नेटवर्थ ही इक्विटी है, याद रखना। ठीक है, बार बार बताता हूँ मैं आपको। इन सिंपल टर्म्स, द बुक वैल्यू पर शेयर मीन्स द थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ मनी ईच शेयर वुड गेट इन केस ऑफ कंपनी वाइंड अप्स। बुक वैल्यू का क्या फ़ायदा है, मतलब बुक वैल्यू से ये समझ में आता है कि कंपनी की जो एक्चुअल वैल्यू है, आज के दिन अगर बंद करी जाए तो उस कंपनी का इतना पैसा मिलेगा, इतना प्राइस मिलेगा एक शेयर का। लेकिन जो करंट मार्केट प्राइस है वो बहुत ही ऊपर है। बुक वैल्यू आ रही है 450 रुपये की, एंड जो मार्केट की प्राइस आ रही है वो 1000 रुपये आ रही है। तो कहीं ना कहीं पे जो स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है वो मार्केट के बुक वैल्यू से डबल ट्रेड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पे वो एक्सपेंसिव है। ठीक है, थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू क्या होती है अभी, मार्केट वैल्यू, अब देखो बुक वैल्यू तो मैंने बताया आपको, फेस वैल्यू बताया, मार्केट वैल्यू मतलब मार्केट प्राइस, जो करंट प्राइस चल रही है,
जो करंट प्राइस मैंने अभी आपको दिखा screener.com के ऊपर। तो जो करंट प्राइस होती है, देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, फेस वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे, आपको दिखा दिया मैंने। करंट मार्केट प्राइस यहाँ पे दिख रहा है, आपको दिखा दिया मैंने। बुक वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है। स्टॉक की प्राइस चल रही है 2900 रुपये, लेकिन बुक वैल्यू है 1173। मतलब कहीं ना कहीं पे रिलायंस की जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है उसके नॉर्मल वैल्यू से। लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा खरीद लिया है, बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट दिखा है, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है लोगों को रिलायंस में। इसके लिए इसके जगह पे अगर आप कोई ऐसा स्टॉक देखेंगे IEX वगैरह, जो कि ज़्यादा बड़ा नहीं है और अभी बढ़ना बाकी है, तो उस केस में देखिए आपकी, हालांकि यहाँ पर भी काफ़ी डिफरेंस दिख रहा है बुक वैल्यू और इसमें, बट स्टिल कहीं ना कहीं पे ये समझना चाहिए आपको कि एक्सपेंसिव स्टॉक्स होते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पे बुक वैल्यू में और करंट वैल्यू में डिफरेंस आता है। तो इसको भी देखने के लिए एक रेशो होता है, प्राइस टू बुक वैल्यू। तो जो प्राइस और बुक वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो एक वैल्यू आती है, उससे पता चलता है कि स्टॉक एक्सपेंसिव है या नहीं। ठीक है, तो वापस से इसको क्लोज करेंगे, फिर से आ जाएंगे हम लोग हमारे मार्केट वैल्यू में। मार्केट प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस है। तो शेयर्स की जो प्राइस होती है, जो आप मार्केट में जिस प्राइस पे बाय करते हो वो मार्केट प्राइस है। द मार्केट वैल्यू ऑफ द एंटायर इक्विटी ऑफ द कंपनी इज टर्म एज द मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तो एक शेयर की वैल्यू है सपोज 1000 रुपये, कंपनी के टोटल शेयर हैं, कंपनी के टोटल शेयर है 1 लाख। तो 1 लाख इंटू एक शेयर की वैल्यू 1000 है, तो क्या आएगा नीचे, मार्केट कैप आएगा, मार्केट कैपिटलाइजेशन आएगा कि टोटल शेयर्स की वैल्यू क्या है, टोटल शेयर्स की वैल्यू क्या है। एक शेयर की तो 1000 रुपये, लेकिन सारे शेयर्स अगर मिला दिए जाएं तो टोटल कंपनी का मार्केट कैप क्या है, क्या कंपनी की मार्केट कैप है, वो कैसे मालूम चलेगी। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ द एंटायर इक्विटी ऑफ द कंपनी इज टर्म एज मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड इज computed as market price per share multiply by total number of outstanding shares। क्लियर है, तो मार्केट प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे आउटस्टैंडिंग शेयर से, तो आपका आ जाएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन। हालांकि मार्केट कैपिटलाइजेशन नीचे अलग से दे रखा है, बट स्टिल यहाँ पे भी बताया गया है। द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर डिपेंड्स अपॉन द होस्ट फैक्टर लाइक एक्सपेक्टिंग द परफॉर्मेंस। स्टॉक की परफॉर्मेंस क्या है उस पर भी डिपेंड करती है मार्केट की प्राइस। ठीक है, या फिर कम मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या है उस पर भी डिपेंड करता है, लिक्विडिटी क्या है उस पर डिपेंड करता है, और भी अदर फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ न्यूज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इतना क्लियर है, मैं समझ चुका हूँ, आपको इतना सब चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। ठीक है, रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या होती है। रिप्लेसमेंट वैल्यू मतलब देखो नाम में ही है, रिप्लेसमेंट वैल्यू सबके नाम में सब कुछ था। मार्केट वैल्यू, मार्केट की वैल्यू क्या है, मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है। बुक वैल्यू, बुक आज के दिन बुक कर दिया तो कितना होगा, कंपनी को वाइंड अप कर दिया क्या। रिप्लेसमेंट वैल्यू मतलब क्या है, आज के दिन रिप्लेस कर दिया कंपनी को। आज की मेरी XYZ नाम की कंपनी है और मुझे वो सेम उसकी डुप्लीकेट कंपनी बनानी है आज के दिन में, तो उसमें क्या क्या जो एसेट्स है वो आज के भाव पे क्या आएंगे। मतलब अगर उसमें कोई मशीन है वो उस टाइम पे 1 लाख में मिल रही थी लेकिन आज 2.5 लाख में मिल रही है, तो वो सारे वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके एक जगह पे इकट्ठा करके जो वैल्यू निकलेगी वो रहेगी रिप्लेसमेंट वैल्यू। तो आज के दिन में कंपनी को सेम टू सेम खड़ा करने के लिए कितना पैसा लगेगा वो रहेगा रिप्लेसमेंट वैल्यू। इससे कहीं ना कहीं पे समझ में आता है कि कंपनी की आज की वैल्यू क्या है, हमें कितना फ़ायदा हो रहा है आज कंपनी को खरीद के। समझ में आया। सो इट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द assets of the company at any point of the time. If the new company is where if the new company were to set up with all infrastructure plans which is already existing company has, then the cost which it would have to bear today is known as the replacement value. क्लियर है, बहुत आसान, बहुत आसान, इजी। इंट्रिंसिक वैल्यू के फ्यूचर के जो कैश फ्लो है, जो भी हमारे एसेट्स है वो जितना पैसा जनरेट करेंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज इकट्ठा करके देखेंगे और टोटल वैल्यू निकालेंगे तो इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगा। तो आगे जो फ्यूचर में जो पैसा जनरेट करने वाला है वो वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एन एसेट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड फ्री कैश फ्लो फ्रॉम द एसेट। तो जो एसेट है हमारा, जो आगे पैसा देने वाला है, कोई आपकी एक आपका प्लॉट है, कहीं पे आपने ज़मीन में इन्वेस्ट किया है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रखा है, तो वहाँ से जो पैसा आपको आता है रेंट के तौर पे हर महीने, तो वो जो फ्यूचर की जो वैल्यूज़ हैं वो आज के वैल्यू के हिसाब से अगर हम लोग ले लें तो और आज ही हम लोग काउंट कर लें कि कंपनी की 3 साल बाद में क्या वैल्यू रहेगी, वो रहेगी इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है,
सो वॉरेन बफेट आपको पता है, उन्होंने बोला था कि इंट्रिंसिक वैल्यू ओके, उन्होंने डिफाइन किया था इंट्रिंसिक वैल्यू को, इट इज़ डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द कैश दैट कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द बिजनेस ड्यूरिंग द रिमेनिंग लाइफ। आगे चल के बिजनेस में से हमें जो जो हम लोग पैसा निकाल पाएंगे एसेट्स के थ्रू, वो हमें अभी मालूम चल जाएगा। तो कहीं ना कहीं पे ये मैटर करता है, जितना अच्छा इंट्रिंसिक वैल्यू रहेगा उतना अच्छा है। इन सिंपल टर्म्स, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर इज डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ इट्स फ्यूचर्स बेनिफिट टू इन्वेस्टर्स। तो जो इन्वेस्टर जो पैसा डाल रहे हैं उनको क्या फ़ायदा होगा आगे चल के, जो उस एसेट से उसकी डिस्काउंटेड वैल्यू है ये, ठीक है। डिस्काउंटेड इसके लिए बोला जा रहा है क्योंकि आगे चल के वो ज़्यादा भी अमाउंट आ सकती है। आज के दिन के लिए हमने उसको आज के वैल्यू के हिसाब से पकड़ा है। सो इन्वेस्टिंग इन इक्विटी इज अबाउट एस्टिमेटिंग द इंट्रिंसिक वैल्यू एंड पेइंग द प्राइस टुडे टू अर्न द फ्यूचर वैल्यू। ओके, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, ये थोड़ा सा ज़रूरी है। देखो, मार्केट वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू की एक कंपैरिजन दी है, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू से अगर मार्केट प्राइस में एमपी लिख दूं, मार्केट वैल्यू मार्केट वैल्यू, अरे भगवान, जो मार्केट वैल्यू अगर ज़्यादा है इंट्रिंसिक वैल्यू से, दैट मीन्स कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है। तो उसको अगर आप शेयर्स को अगर आप उस मार्केट वैल्यू पे लेते हो तो कहीं ना कहीं पे ओवर वैल्यूड है। बट अगर इंट्रिंसिक वैल्यू से अगर कम है मार्केट वैल्यू, मार्केट की जो प्राइस चल रही है, जो स्टॉक मार्केट में चलती है, ऊपर नीचे होती रहती है, वो अगर कम है तो स्टॉक अंडर वैल्यूड है। बस यही यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे। देर आर टू डिस्टिंक्ट नोशन ऑफ वैल्यू एंड प्राइसिंग, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू इज एस्टिमेटेड वैल्यू पर इक्विटी शेयर बेस्ड ऑन द फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द कंपनी। मार्केट प्राइस इज द प्राइस एट विच द शेयर इज ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट, मैंने आपको बताया ऑलरेडी। इंट्रिंसिक वैल्यू में इक्वल टू, लेस दैन और मोर देन द मार्केट प्राइस, ठीक है। इफ इंट्रिंसिक वैल्यू इज परसीव्स टू बी मोर देन द मार्केट वैल्यू, intrinsic value is more than the market value, then the stock is overvalued. So यहाँ पे अंडर वैल्यू, ओके सॉरी ये अपोजिट लिखा हुआ है इसके लिए। इंट्रिंसिक वैल्यू अगर ज़्यादा है मार्केट वैल्यू से, दैट मीन्स कि देखो, इंट्रिंसिक वैल्यू में भी इंट्रिंसिक वैल्यू इज परसीव टू बी मोर देन द मार्केट वैल्यू, देन द स्क्रिप्ट इज सेट टू बी अंडर वैल्यूड। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा है मार्केट प्राइस से तो वो अंडर वैल्यूड कहलाएगा। इंट्रिंसिक वैल्यू अगर कम है मार्केट वैल्यू से, देन स्क्रिप्ट इज कॉल्ड द ओवर वैल्यू, ठीक है। इसको नोट कर लेना है इतना कहीं पे, वो जो फॉर्मूला आप लिख रहे हो ना उसमें ये कंपैरिजन को नोट कर लो। ऐसे बहुत सारे कंपैरिजन है छोटे छोटे, इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, बहुत सारे मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। तो ये ऐसे लिख लेने कि अगर यहाँ पे मैंने शायद से गलत लिख दिया है, ठीक है। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू अगर ज़्यादा है किससे, मार्केट वैल्यू से, ऐसे नहीं लिखते हैं, ये गलत हो जाएगा, ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी भी। अगर ये मोर देन है मार्केट वैल्यू से तो स्टॉक क्या है, ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, सॉरी अंडर वैल्यूड है। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू कम है मार्केट वैल्यू से, देन स्टॉक ओवर वैल्यूड है। आप ऐसे लिख लो या फिर इसको याद कर लो या समझ लो, रट्टा नहीं मारना है, समझना है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। द गोल ऑफ एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी टू बाय अंडर वैल्यूड शेयर एंड सेल एट ओवर वैल्यूड। तो आपको अंडर वैल्यूड स्टॉक को खरीदना है और ओवर वैल्यू होने के बाद में बेचना है। बट इट रिमेन्स टफ टू मेक दिस इवैल्यूएशन करेक्टली कंसिस्टेंटली एज what is being priced is known as the future of the company, ठीक है। ये मतलब भले ही हम लोग ऐसे यहाँ पे डेफिनेशन बता रहे हैं कि भाई हम लोग अंडर वैल्यू खरीदेंगे ओवर वैल्यू बेचेंगे, तो ये बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं। हमें वो अंडर वैल्यूड है या नहीं समझने में टाइम लगता है, और अगर मालूम भी चल गया तो वो शेयर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा ये पता नहीं होता है, ठीक है। सो मार्केट कैपिटलाइजेशन जो ऊपर आया था, मैंने आपको पहले बताया, मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब पूरे स्टॉक की आज की वैल्यू, मतलब पूरे कंपनी की आज की वैल्यू क्या है, क्या होगा। तो जो शेयर्स हैं जो ट्रेड कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है, टोटल शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस ऑफ दिस स्टॉक, प्राइस ऑफ दिस स्टॉक, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज द अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू बाय द एंटायर कंपनी। क्या बात लिखी देखो, अगर आज के दिन में मुझे कोई कंपनी को खरीदना है
तो मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा, इसका मतलब होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो जो टोटल कंपनी के शेयर्स है, अगर मैं 50% शेयर खरीदता हूँ तो जो शेयर्स की जो वैल्यू उस हिसाब से अगर मैं आज खरीद लेता हूँ, अगर उस कंपनी को खरीदना है तो मुझे उसके 100% शेयर्स लेने पड़ेंगे, राइट। तो टोटल शेयर्स लेने पड़ेंगे और जो मार्केट में प्राइस चल रही है उस प्राइस पे लेने पड़ेंगे। क्लियर है? इट इज कंप्यूटेड एज द मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ द कंपनी, ओके, ये कंपनी मल्टीप्लाई बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो जो यहाँ पे दे रखा है प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन मिल जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल अ कंपनी हैज इशूड 1 लाख शेयर है, 1 लाख शेयर है एंड करंटली ट्रेड्स एट 20 रुपीज, तो 20 इंटू 1 लाख दैट इज 20 लाख विल बी द मार्केट कैप। ठीक है, समझ में आ गया? विथ चेंज इन इक्विटी प्राइस द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी चेंजेस कंटिन्यूसली, क्योंकि देखो प्राइस भी कंटिन्यूसली चेंज होने वाला है, राइट। तो कंटिन्यूसली प्राइस अप डाउन होगा। कल आज शेयर की प्राइस 1000 रुपये है, कल शेयर की प्राइस 1012 रुपये होगी, परसों 1030 रुपये होगी। तो जो प्राइस जो कंटिन्यू चेंज होते रहता है उसके से जो मार्केट कैप है वो भी चेंज होते रहता है। तो इसको नोट कर लेना है, समझ लेना है। हालांकि मार्केट कैप के ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मार्केट कैप के ऊपर सम्स बहुत आते हैं, तो ये याद रखना। मार्केट कैप देखो, मार्केट वैल्यू, देन पेड अप कैपिटल, फेस वैल्यू, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सम आते हैं। रिप्लेसमेंट वैल्यू के ऊपर कोई सम नहीं आएगा। इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर वो कंपैरिजन मैंने आपको जो बताया वही आएगा। तो मैंने आपको जब बताया है, जो चीज़ें मैंने आपको बोली हैं वो याद रखना। जो फार्मूला मैंने बनाने के लिए बोले हैं वो बनाना अच्छे से। जो फार्मूलाज मैं बोल रहा हूँ याद रखने के लिए वो याद भी रखना है। मार्केट कैप का फार्मूला बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देन यहाँ पे देखो अभी क्या होता है कि जो इंडेक्स में बोलो या फिर इंडेक्स में भी मार्केट कैप के हिसाब से ही स्टॉक लगते हैं। जैसे निफ्टी 50 की इंडेक्स है, मैंने आपको कल इंडाइसेस के बारे में बताया था, इंडाइसेस इंडेक्स। तो जो टॉप 50 स्टॉक्स हैं वो कैसे माने गए कि वो टॉप 50 हो, क्योंकि उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन टॉप 50 के हैं। मतलब ज़्यादा जिनके मार्केट कैप है वो ऊपर आएंगे, जिनके नहीं वो नीचे आएंगे। तो टॉप 50 जो मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टॉक होंगे, हाईएस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो लोग निफ्टी 50 में आएंगे जो एनएससी में लिस्टेड है, ठीक है। तो उसी हिसाब से देखो, ब्लू चिप स्टॉक्स रिप्रेजेंट लार्जेस्ट कंपनीज बाय मार्केट कैप। तो जो सबसे हाईएस्ट मार्केट कैप वाले होते हैं वो ब्लू चिप होते हैं, जो मीडियम होते हैं वो मिड कैप माने जाते हैं, और जो स्मॉल होते हैं उनके बहुत ही कम होता है, ठीक है। इसका एक क्राइटेरिया होता है कि अगर 10,000 के ऊपर, 10,000 CR के ऊपर है तो वो ब्लू चिप है। 10,000 नहीं, ज़्यादा ही होता है शायद से, ये 50 या कुछ होगा, देखना पड़ेगा उसका। मैं भी आपको देख के बताऊंगा, ठीक है। एंड जो मिड कैप होता है वो भी कुछ ऐसा बीच में होता है, ठीक है। एंड जो स्मॉल कैप होता है वो शायद से 500 CR के नीचे। ये आपका असाइनमेंट है, अभी ये आपका असाइनमेंट है कि आपको मुझे चेक करके बताना है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के क्राइटेरियाज क्या है। मतलब कि 1000 करोड़ से नीचे वाली कंपनी ब्लू चिप कहलाएगी या मिड कैप कहलाएगी या क्या होगा। यहाँ पे दे नहीं रखा है, लेकिन आपको पता करना है। वो यहाँ पे दे नहीं रखा, आपके सिलेबस में नहीं दे रखा है, पर ये आपको पता करना है। और ये चीज़ों को याद नहीं रखा जाता, बट रिसर्च की जाती है, खाली समझो चीज़ों को क्या है, ठीक है। तो जो ब्लू चिप स्टॉक होते हैं वो बहुत ही हाई क्वालिटी स्टॉक होते हैं, इनमें इन्वेस्ट करना बेटर होता है। वहाँ पे लिक्विडिटी भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो यहाँ पे सब लिखा, जो मैं बोल रहा हूँ ये लिखा हुआ है, सब आप पढ़िए एक बार, ठीक है। मिड कैप्स में थोड़ा सा लिक्विडिटी नॉर्मल होता है, लेकिन यहाँ पे देखो गुड लेवल ऑफ लिक्विडिटी है, बट मीडियम इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। तो जो साइज़ होती है वो कम होती है। स्टॉक अच्छे होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी होती है, लिक्विडिटी अच्छी होती है, बट दिक्कत ये होती है कि बस उनका जो मार्केट कैप है वो मीडियम में आता है, ज़्यादा हाई नहीं होता। स्मॉल कैप में क्या होता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ही, देखो, डू नॉट इन्जॉय टू मच लिक्विडिटी, बहुत कम लिक्विडिटी होती है, और स्मॉल होते हैं साइज में, बहुत कुछ भी हो सकता है इनके साथ में। देयर इज अ नो स्पेसिफिक साइज कट of large, mid cap, small stocks. It is therefore common to consider top 50, 100 stocks by market capitalization as a large cap. The next 200 to 500 stocks are mid cap, and the remaining are the small cap. तो जो पहले निफ्टी के जो 50 जो स्टॉक होते हैं वो ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं, वही मतलब जो लार्ज कैप, और 100 स्टॉक्स भी। उसके बाद में फिर जो 200 से 500 होते हैं वो होते हैं मिड कैप स्टॉक्स, और उसके बाद में फिर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बाकी जो बचते हैं वो स्मॉल कैप होते हैं। ऐसा यहाँ पे बताया गया। मार्केट कैप इज ऑल्सो यूज एन इंडिकेटर ऑफ द साइज एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टॉक मार्केट ऑफ द कंट्री। मार्केट कैप से भी
कहीं ना कहीं पे जो इकोनॉमी हमें वो इकोनॉमी को डिनोट किया जाता है, कहीं ना कहीं पे इकोनॉमी में जीडीपी को भी कैलकुलेट करने में उसका रिलेवेंट मेजर होता है। चीज़ क्लियर है? इतना समझ में आ गया है? अभी तक के लिए मैं गेस कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और आपको कोई डाउट भी नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। एंटरप्राइज वैल्यू, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको एक सम तो आने ही वाला है ईवी के ऊपर, ईवी के ऊपर आपको एक सम आने ही वाला है एनी हाउ। ये आपके फिक्स मार्क्स हैं, याद रखना, ये आपके फिक्स मार्क्स हैं। आएगा ही आएगा, मैं लिख के देता हूँ, आएगा आपको एग्जाम में, ये फिक्स आने वाला है। ये समझ में आ रहा है आपको? तो इसको ध्यान से पढ़ना है अभी। ठीक है, आज बढ़ते हैं आगे। मैं थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूँ या स्पीड बढ़ाऊँ या क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कमेंट में बता दो मुझे, तो उस हिसाब से मैं आगे के लेक्चर्स ले लूँगा। बट देखो, जितना मैं आपको अगर लगता है कि जयेश भाई बहुत स्लो पढ़ा रहे हो आप, तो आप क्या कर दो, स्पीड बढ़ा दो, इंटू 2x कर दो, 3x कर दो, जैसा आपको लगे। अगर आपको लगता है नहीं जयेश भाई आप बहुत ही फास्ट पढ़ा रहे हो, तो आप स्पीड को कम कर दो, क्योंकि अब मैं नहीं जानता हूँ कि हर पर्सन का जो ग्रास्पिंग लेवल होता है वो अलग अलग होता है। मैं इस तरीके से सिखा रहा हूँ, जो मेरे सामने स्टूडेंट बैठा है वो बहुत ही बिगिनर लेवल है, ये समझ के सिखा रहा हूँ। ओके, सब सही है? कैमरा चल रहा है सही से? यस, ठीक है। एंटरप्राइज वैल्यू रेफर्स टू द ओवरऑल वैल्यू ऑफ द बिजनेस। ठीक है, एक ओवरऑल वैल्यू होती है बिजनेस की। सिंस द बिजनेस इज फंडेड बाय वेरियस सोर्सेज ऑफ कैपिटल, इट इज computed as the sum of the value of total capital in the business. Thus the EV is defined mathematically as follows. देखो EV मतलब क्या, कि अगर आज के दिन अगर आप देखो एक घर है, आज के दिन अगर आप घर बेच रहे हो किसी को, तो वो घर के साथ में जो जो चीज़ें वो सब आपको देना पड़ेगा। एक तो पहले आपको घर की वैल्यू जो है वो तो आप लेंगे उस पर्सन से, पैसा लेंगे उससे, उस घर के जो कीमत है, जैसे सपोज 30 लाख की उसकी कीमत है, ठीक है, 30 लाख की उसकी कीमत है। उसके बाद में जो है उसके में लोन कर रखा है आपने, कुछ 12 लाख का लोन है, तो वो भी आप सामने वाले पर्सन पे डाल देंगे कि भाई ये तुझे पे करना पड़ेगा, अभी मैं नहीं दूंगा। बट क्या घर में अगर आपके 1 लाख का कैश पड़ा है, 1 लाख का कैश पड़ा हुआ आपके घर में, तो क्या वो भी आप दे देंगे उसको? नहीं, वो 1 लाख का कैश अपने जेब में रख के लेके जाएंगे, ना कि उसको 1 लाख का कैश देकर उससे फिर से टोटल वैल्यू लेंगे, 30 प्लस 12 प्लस 1 ऐसा लेंगे क्या? नहीं लेंगे, आप ये नहीं देंगे उसको, खाली ये दोनों चीज़ें देंगे। तो जो फॉर्मूला है वो क्या है, देखो ध्यान से पढ़ना। EV इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट अगर दे रखा है तो प्लस करना है, वैल्यू ऑफ प्रिफर्ड कैपिटल ये भी प्लस करना है, प्लस डेप्ट करना है। अब माइनस क्या करना है? कैश इक्विवेलेंट और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। अब एक चीज़ याद रखो, आपको ना ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आने वाला है यहाँ पे, सॉरी, ना फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आने वाला है यहाँ पे, ना ये वैल्यू ऑफ प्रिफर कैपिटल आएगा, ना ही कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आएगा। आपके पास में क्या आएगा? खाली आपको एग्जाम में सम होगा। देखो ये एक सम की एग्जाम्पल भी दे रखी है मैंने यहाँ पे। आपको मार्केट कैप दिया होगा, टोटल डेप्थ दिया होगा और कैश इक्विवेलेंट दिया होगा। ये 3 चीज़ें दे रखी होंगी एग्जाम में। मैं अभी बता देता हूँ, यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा तो भी ये फॉर्मूला देखो, आपको क्या करना था, जो भी कैश या जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी उसको माइनस करो, बाकी सबको प्लस कर दो, ठीक है, तो एंटरप्राइज वैल्यू आ जाएगी। तो जब भी ईवी आपको दिखे तो लोग डर जाते हैं कि अभी ईवी कैसे निकाले, ईवी में टेंशन हो जाता है उनको। ईवी आपको दिखे तो सिंपल सा फॉर्मूला है, इक्विटी प्लस डेप्ट माइनस कैश। कैश क्यों निकालना है बता दिया मैंने आपको पहले। डेप्ट क्यों डालना है? क्योंकि टोटल लोन भी है कंपनी, तो वो भी आपको लेना पड़ेगा। इक्विटी तो है, अगर इक्विटी नहीं दे रखा है तो मार्केट कैप दे रखा होगा, क्लियर कर लो, तो मार्केट कैप भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक सम है, एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ द कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1500 दे रखी है, टोटल डेप्ट 300 दे रखा है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 100 करोड़ दे रखा है। तो इसकी हमें क्या निकालनी है? ईवी निकालनी है, ये सम है एक। तो एंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला है मार्केट कैपिटलाइजेशन टोटल डेप्ट माइनस कैश इक्विवेलेंट, खत्म। इसमें अगर आप चाहो तो मतलब जो इन्वेस्टमेंट भी आपको माइनस करनी पड़ेगी, जो अगर है तो जो ऊपर फॉर्मूला दे रखा है उस हिसाब से, जो आपके वर्कबुक में दे रखा है। बट मैं आपको बोल देता हूँ एग्जाम में भी आपको कुछ भी नहीं आने वाला है, आपको बस ये 3 वैल्यूज आएंगी, पूछेंगे ये दे रखा होगा और इसको खाली कैलकुलेट करना है। तो 1500 करोड़ है,
मार्केट कैप जो दे रखा है प्लस 300 करोड़ का जो दे रखा है डेप्ट, ये दोनों को ऐड कर दिया, उसमें से 100 करोड़ माइनस कर दिया, 1700 करोड़ जो है आपकी ईवी वैल्यू है। क्लियर है? आई डोंट थिंक सो कि इसमें अभी कुछ हार्ड होगा। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, एक और चीज़, एग्जाम में पता है क्या होगा आपके साथ में? आप बोलेंगे जयेश भाई आपने बोला मार्केट कैपिटलाइजेशन आएगा और डेप्ट भी आएगा और कैश भी आएगा, उससे निकालनी होगी ईवी। मार्केट एग्जाम में जाके क्या करेंगे मालूम है आपको? वहाँ पे आपको ये मार्केट कैपिटलाइजेशन हटा देंगे और इसके जगह पे आपको प्राइस और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स दे देंगे। तो प्राइस और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर दे देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका मार्केट कैप निकलेगा और फिर उसको आप डेप्ट से प्लस करेंगे और निकालेंगे। ठीक है? या फिर आपको बुक वैल्यू दे रखी होगी, बुक वैल्यू दे रखी होगी, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर दे रखे होंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपके नीचे निकल के आएगा इक्विटी या नेटवर्थ, जो कि फॉर्मूला है यहां पे देखो, पढ़ो, वैल्यू ऑफ कॉमन इक्विटी। कैसे निकालोगे वैल्यू ऑफ कॉमन इक्विटी? आप वहां पे जाके कंफ्यूज हो जाओगे। तो उस टाइम पे आपको याद रखना है, ईवी अगर आया है, देखना है पहले मार्केट कैप दे रखा है या इक्विटी दे रखा है। दोनों भी नहीं दे रखे हैं तो उसको मार्केट कैप या इक्विटी को निकालने के लिए जो फॉर्मूलाज है, बुक वैल्यू इंटू नंबर ऑफ शेयर या प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर, इन दोनों से आपको पहले मार्केट कैप या इक्विटी निकालना पड़ेगा। ये क्लियर कर लो आप अभी से, ठीक है? या फिर बुक वैल्यू दे रखा होगा और फिर वहां पे ईपीएस एंड ऑल पी दे रखा होगा, ईपीएस पी दे रखा होता है। आप बोलेंगे जयेश भाई ना ये था, ना बुक वैल्यू था, ना प्राइस था, ना कुछ था, कुछ भी नहीं था, खाली नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर दे रखा था। आप कैसे निकालेंगे? तो आपको यहाँ पे ईपीएस दे रखा होगा, पी दे रखा होगा, उससे आपको जो है शेयर की प्राइस निकालनी है, फिर प्राइस को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से, और फिर जो मार्केट कैप आएगा उसमें से फिर डेप्ट को माइनस करना और कैश को, डेप्ट को प्लस करना और कैश को माइनस करना है, तब आपकी ईवी निकल के आएगी। ये चीज़ समझ में आ गई? आई होप आपको ये समझ, इतना आसान लैंग्वेज में कोई नहीं समझाएगा आपको, कोई नहीं समझाएगा पूरे इंटरनेट पे आपको, इससे आसान लैंग्वेज में मुझे नहीं लगता है कि कोई समझाएगा, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिया है तो मुझे हर एक चीज़ पता है कि क्या क्या आ सकता है और उसी हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ। आई होप इतना क्लियर है, होप इतना क्लियर है। आगे चल के लगे तो हम लोग और एग्जांपल्स देख लेंगे। इतना आपको क्लियर है? आगे चल के जब आप सॉल्व करेंगे, ये फार्मूलाज लिख लो, इसको फार्मूला में लिखो, इस फार्मूला को लिखना है आपको। मैंने बोला अलग से एक डायरी बनाओ, इस फार्मूला को लिखो, और एक अलग फार्मूला भी लिख लो ईवी के लिए, एम कैप माइनस प्लस डेप्ट माइनस कैश, ये फार्मूला लिख लो। या फिर ये भी लिख लो, ईवी इज इक्वल्स टू इक्विटी प्लस डेप्ट माइनस कैश, ये भी लिख लो, उसको लिख के रख लो, लगेगा एग्जाम में। ये फ्री का मार्क है, ये फिक्स आएगा, मैं लिख के देता हूँ, इस पे 1 मार्क का सम आपको फिक्स सॉल्व करना है। और इसके अलावा अगर केस स्टडी में ईवी वैल्यू निकालने को आ गई फिर तो 2-3 मार्क्स आप समझ लो फिक्स है। केस स्टडी भी आती है, केस स्टडी में आपको ईवी निकालने को आ जाता है कभी कभी। क्लियर है? क्लियर है? मैं समझ रहा हूँ आपको क्लियर है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ अभी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है कमेंट में करो, कमेंट डालो, मुझे बताओ क्या है। और लगे तो मैं आपको जब आप कमेंट बॉक्स देखेंगे वहाँ पे आपको एक ईवी का एक और सम मिलेगा। ठीक है, ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ, यहीं पर ही बता देता हूँ। मार्केट कैप जो है वो है, मार्केट कैप नहीं, चलो रुको, मैं आपको एक सम देता हूँ। ठीक है, ये लेक्चर खत्म होने के बाद में आपको उसको सॉल्व करना है, उसको नोट कर लो कहीं पे और सॉल्व करके लाना है। ठीक है, पी रेशो है 20 का, ईपीएस दे रखा है 22 का। ठीक है, ईपीएस दे रखा है 22 का, और आउटस्टैंडिंग जो शेयर्स हैं वो है 10,000। ठीक है, नोट कर लो इसको। और डेप्ट है दे रखा है, सपोज बोलता हूँ कि आई गेस मुझे इसको एक बार साइड में करके देखना पड़ेगा, जस्ट अ सेकेंड। तो ओके, नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको एक सम देता हूँ इसके, जैसे सेशन खत्म होगा ना उसके नीचे देता हूँ, क्योंकि सम मैं खुद से बनाऊंगा, कुछ वैल्यू गलत आ जाएंगी, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपको एक सम दे देता हूँ थोड़ी देर में, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स
एंड फिर उसके बाद में हम लोग कर लेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग ये जो पार्ट है इसको कंप्लीट करते हैं, देन मैं आपको सम देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अर्निंग, हिस्टोरिकल, ट्रेलिंग एंड फॉरवर्ड अर्निंग्स, ठीक है। अर्निंग्स के बारे में देखिए, अर्निंग्स आपको पता है क्या, कंपनी ने कितना प्रॉफिट बनाया। अर्निंग्स आर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। अर्निंग्स कैन बी डिफाइंड एट द वेरियस लेवल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द नेट प्रॉफिट आर द प्रॉफिट अवेलेबल टू द इक्विटी ओनर्स। देखो मैंने आपको उस दिन बताया था, कुछ याद है आपको, एक मैंने सब मैप बना के दिया था ना, बड़ा वाला, ठीक है। मैं फिर से बना देता हूँ यहाँ पे, देखो नेट सेल्स में से अगर, सॉरी देखो यहाँ पे मैं आपको फिर से बना देता हूँ एक और। सेल्स में से जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल देंगे हम लोग, गुड सोल्ड निकाल देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। सेविंग एंड जनरल चार्जेस निकाल देंगे तो, चार्जेस निकाल देंगे तो नीचे आएगा इबिडा, इबिडा। उसमें से हम लोग डेप्रेसिएशन निकाल देंगे और अमोर्टाइजेशन निकाल देंगे तो नीचे बचेगा इबिट, ठीक है। इसमें से हम लोग टैक्स हटा दें, इनकम इंटरेस्ट हटा देंगे, टैक्स हटा देंगे तो नीचे बचेगा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। ये जो नेट प्रॉफिट है ये क्या है, टोटल प्रॉफिट आया। इसको अगर हम लोग नंबर ऑफ डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से तो आ जाएगा ईपीएस नीचे, ठीक है। और ईपीएस में से जितना रिटर्न है फिर वो उसके हिसाब से डीपीएस निकलेगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो के हिसाब से। बताऊंगा आपको हमें कैसे निकालना है। देखो यहाँ पे देखो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट आर द प्रॉफिट टू अवेलेबल। देखो जो नेट प्रॉफिट है ये ऐसा प्रॉफिट है जो जो इक्विटी इन्वेस्टर है उनको मिल रहा है, इसके ऊपर का सारा नहीं था, इसके ऊपर का उसमें से इंटरेस्ट देना था, टैक्स देना था, डेप्रेसिएशन देना था, अमोर्टाइजेशन देना था, जो कंपनी का सेल्स हुआ उसमें से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाला, तो सारे खर्चे हटा के जो फाइनल बचा वो आया नेट प्रॉफिट, जो कि इक्विटी शेयर के हाथ में मिलता है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स इबिट, जो कि इबिट है यहाँ पे, इबिट आर अवेलेबल टू सर्व बोथ इक्विटी एंड डेप्ट होल्डर्स। क्यों बोथ, ऐसा क्यों लिखा है, इक्विटी और डेप्ट होल्डर दोनों क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, इंटरेस्ट और टैक्स है। तो डेप्ट में क्या होता है, इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो ये दोनों भी। तो ईबिट जो होता है वो किसके लिए, अब एग्जाम में आपको आएगा कि डेप्ट होल्डर्स के लिए कौन सा प्रॉफिट रहता है, वो होता है ईबिट, क्लियर है। जो इक्विटी ऑनर्स होते हैं उनके लिए कौन सा होता है, नेट प्रॉफिट, ठीक है। अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, जो ये वाला है यहाँ पे, इज अर्निंग अवेलेबल टू द बिजनेस टू रिप्लेस इट्स एसेट्स। अगर बिजनेस के एसेट्स रिप्लेस कर रहे हैं तो उस टाइम पे ईबिट वाला फॉर यूज करेंगे प्रॉफिट्स। तो अलग अलग होते हैं। तो अर्निंग ऑफ द, जो मेन चीज़ है, अर्निंग ऑफ द प्रीवियस ईयर, जो पिछले सालों की जो अर्निंग्स है वो उसको बोला जाएगा हिस्टोरिकल अर्निंग्स, क्लियर है। जो ट्रेलिंग अर्निंग्स होती है, जो राइट, जो ट्रेलिंग अर्निंग्स होती हैं उसको बोला जाता है वो ऐसी अर्निंग्स जो लास्ट 4 क्वार्टर्स की होती हैं, आखिरी 4 क्वार्टर की होंगी। तो हिस्टोरिकल अर्निंग्स मतलब कौन सी अर्निंग हो गई, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। फिर ये आ गए हम लोग स्क्रीनर पे, फिर से आईएक्स के चार्ट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस में आ गए। तो ये जो पिछला, जो देखो यहाँ पे जो ये जो अर्निंग्स दिख रही है आपको सारी, ये हो गई आपकी हिस्टोरिकल अर्निंग्स, क्लियर है। हेलो हाय, पिछली जितनी भी अर्निंग्स है वो सारी हिस्टोरिकल अर्निंग्स है। बट ट्रेलिंग अर्निंग्स भी यहाँ पे दिख रही हैं, देखो ये दिख रही है, ये आपकी हो गई पिछले 4 क्वार्टर की अर्निंग्स, क्लियर है, क्लियर है। पिछले 4 को लास्ट 4 क्वार्टर, ट्रेलिंग जो अर्निंग्स होती है वो पिछले 4 क्वार्टर्स की अर्निंग होती है। देन अर्निंग कंप्यूटेड बेस्ड ऑन द फ्यूचर प्रोजेक्शन, जो आने वाले टाइम में हो सकता है पॉसिबल कि इतनी इतनी अर्निंग हो सकती है, इतने इतने एसेट्स हैं हमारे पास में, ये इतना कमा के दे सकते हैं, हमारी कंपनी को इतना प्रॉफिट हो सकता है, ये हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं, ये है वो है फलाना ढिमका, उससे हम लोग ने एक अर्निंग निकाली, वो है फॉरवर्ड अर्निंग, क्लियर है। ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, मुझे लगता नहीं कि इससे ईजी लैंग्वेज में कोई आपको समझाएगा। कितने टाइम का हो गया, 1 घंटे का सेशन हो चुका है। ईपीएस, ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। तो ईपीएस मतलब क्या, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पे कितनी प्रॉफिट, एक शेयर पे प्रॉफिट कितना, सिंपल है। नेट प्रॉफिट को अगर हम लोग डिवाइड कर दें आउटस्टैंडिंग शेयर से, आउटस्टैंडिंग शेयर से,
तो वो क्या हो जाएगा, ईपीएस हो जाएगा। सिंपल, इसको भी नोट कर लो फॉर्मूला को, बहुत सिंपल। इससे सिंपल क्या होगा, ईपीएस इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स। याद रख लो इसको। अर्निंग पर शेयर इज द नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। इट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट कंपनी हैज अर्न फॉर एवरी शेयर इट हैज इशूड। एक इशूड शेयर के ऊपर कितना प्रॉफिट होगा, ये यहाँ पे दिखाया जा रहा है। फॉर कंपनी विथ नेटवर्थ ऑफ 10 लाख रुपीज, नेट प्रॉफिट ऑफ 10 लाख रुपीज, 10 लाख का प्रॉफिट हुआ और आउटस्टैंडिंग शेयर्स 2 लाख हैं, तो ईपीएस एक शेयर का होगा 5 रुपये। क्यों, 10 लाख डिवाइड बाय 2। समझ में आ रहा है। तो नेट प्रॉफिट क्या है, 10 लाख है यहाँ पे, और टोटल शेयर्स क्या है, 2 लाख। तो जो वैल्यू आएगी वो रहेगी ईपीएस। तो एक शेयर पे 5 रुपये कमाया, ठीक है। इसके आसपास होती है 5, 6, 10, 11, 12, कभी कभी जितना ज़्यादा ईपीएस उतना अच्छा कम। अ हायर ईपीएस शोज हायर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। जितना ज़्यादा ईपीएस आएगा उतना ज़्यादा शेयर। अभी क्या होता है, कुछ कुछ शेयर्स 200 रुपये वाले होते हैं, तो उनके ऊपर 2 रुपये का ईपीएस भी बड़ी बात होती है। कुछ कुछ शेयर 2000 वाले हैं, उसके ऊपर 2 रुपये का ईपीएस थोड़ी दिखेगा अच्छे से, राइट। उस पर 20, 30, 40, 50 रुपये का ईपीएस दिखेगा। समझने वाली बात है। EPS is significant variable in determining the share price, ठीक है। अब ये क्यों बोला गया यहाँ पे, मैंने आपको भी बताया। जब भी आपको EPS दे रखा है तो शेयर आपको, सिंपल सी बात है, अगर आपको मार्केट कैप दे रखा है, शेयर प्राइस दे रखा है, तो आप, मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर निकाल सकते हैं। वैसे ही अगर EPS दे रखा है और आपको आउटस्टैंडिंग शेयर देखा तो आप नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वैसे ही मतलब इसका फ़ायदा ये होता है ईपीएस का, जगह अगर आप पी रेशियो में डाल देंगे तो आपको स्टॉक की प्राइस मिल जाएगी। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ आगे, डोंट वरी। ये स्टेटमेंट का क्या मतलब है ना, ये आपको आगे समझ में आएगा, मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा आपको क्या है इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, ये आगे समझ में आएगा। इसको पढ़ के रखो, मैं आपको समझाता हूँ। जब पी रेशियो आएगा ना, तब मैं देखो यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा इस स्टेटमेंट को। डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर क्या होता है, अभी मैं बता दूँ आपको डिविडेंड पर शेयर क्या है। यहाँ पे जब ईपीएस है, सपोज ये ईपीएस आ गया, 100% ईपीएस होता है, राइट, मतलब कि इतना प्रॉफिट बचा। अब इस ईपीएस में क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, इसमें से 30%, सॉरी 70% प्रॉफिट रिटेन कर लेगी, प्रॉफिट रिटेन कर लेगी। रिटेन मतलब, रिटेन करना मतलब कि खुद के पास रख लेना। तो 70 रुपये, 100 में से 70% मतलब 70 रुपये खुद के पास रख लिए, बाकी 30 रुपये क्या कर देगी, वो बांट देगी। किसको बांटेगी, जो इक्विटी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको। और उसको क्या बोला जाएगा, ये बांटने को डिविडेंड बोला जाएगा। समझ में आ रहा है, सिंपल है, हार्ड नहीं है, राइट। अब देखो डिविडेंड क्या है यहाँ पे। डिविडेंड इज जनरली डिक्लेयर एज द परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू। डिक्लेयर करते हो उसके फेस वैल्यू के परसेंटेज में किया जाता है। इट इज हालांकि वो अभी पहले किया जाता था, सेबी ने बोला है कि आपको फेस वैल्यू के परसेंटेज पे नहीं देना, उससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है सारे इन्वेस्टर्स के अंदर। तो आपको डायरेक्टली अमाउंट बता देना कि 5 रुपये का, 10 रुपये का जो शेयर प्राइस के ऊपर क्या, और वो भी फेस वैल्यू पे नहीं, शेयर प्राइस पे बता देना है आपको। अगर शेयर प्राइस चल रहा है 50 रुपये, तो 50 रुपये के ऊपर कितना डिविडेंड, कितना परसेंट मिला, ये आपको सेबी ने अभी नए गाइडलाइंस के हिसाब से बोलने बोला। अब यहाँ पे ये दे रखा है या नहीं दे रखा, आई डोंट नो, बट ये एक्चुअल में न्यूज़ आया है थोड़े टाइम पहले, राइट। ठीक है। तो द डिविडेंड इज जनरली डिक्लेयर एज द परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। इट इज द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच कंपनी हैज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द शेयर होल्डर्स। तो मैंने आपको बताया जो ईपीएस है उसका पोर्शन है जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ईपीएस डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है जो शेयर होल्डर्स के अंदर, तो उसका एक हिस्सा है वो। फॉर एग्जाम्पल 40% डिविडेंड डिक्लेयर बाय द कंपनी will be translated into the will be the dividend of 4 per share with the face value 10। मतलब देखो 10 रुपये का फेस वैल्यू दे रखा है, उसके ऊपर अगर 40% का डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो जो डिविडेंड होगा वो 4 रुपये का होगा, ठीक है, 4 रुपये का होगा। दिस इज नोन एज अ डिविडेंड पर शेयर। तो एक जो शेयर है वो 4 रुपये का डिविडेंड, मतलब जो फेस वैल्यू है 10 रुपये फेस वैल्यू, उसके जब हम लोग उसको
40% से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस टाइम पे आएगा 4। अब यहाँ पे हालांकि वो ईपीएस और रिटर्न चीज़ें नहीं दे रखी, वो आगे शायद से होंगी इसमें, बट अभी के लिए आपको इतना ही समझना है कि फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 40%। हालांकि सेबी के रूल्स के हिसाब से वो नहीं निकाल दिया गया है, बट स्टिल आपको जो हमारा जो सिलेबस है उसमें ये सब चीज़ें नहीं बताई गई हैं, तो इसके लिए आपको उसको इग्नोर करना है। ओके, अभी तक सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज नहीं हुआ है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ क्या? ऐसा बोल सकते हैं थोड़ा बहुत, क्या बहुत ही माइनर कोई चेंज है वो, एंड आई डोंट थिंक सो कि उसके लिए हमें कुछ बोलना भी चाहिए। यस, ठीक है। सो अगेन लेट्स मूव टू द पी रेशो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। पी रेशो क्या होता है? पी रेशो मतलब कि 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी कितना पैसा दे रही है। 1 रुपया मार्केट प्राइस के लिए कितना कंपनी पैसा दे रही है, 1 रुपया प्रॉफिट कमाने के लिए कितना हम लोग मार्केट को पैसा दे रहे हैं, ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि अगर 1 रुपया कमाने के लिए, 1 रुपीज़ कमाने के लिए मुझे 16 रुपये देने पड़ रहे हैं, 16 का पी रेशो है, 16 रुपये देने पड़ रहे हैं, और दूसरे शेयर में 1 रुपीज़ कमाने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ 12 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो कौन सा स्टॉक ज़्यादा सही रहेगा? ये वाला। यहाँ पे मुझे कम पैसा देके ज़्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। तो पी रेशो, इसको याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। पी रेशो के ऊपर आपके बहुत सारे सम्स आएंगे, कम से कम 3 सम में लिख के देता हूँ, पी रेशो आएगा ही आएगा। 3 सम्स में पी रेशो आएगा ही आएगा, लिख के देता हूँ एक। आप बोलेंगे 4 का तो वेटेज है सर जी, लेकिन आगे जाके पी रेशो के अंदर बहुत सारे जो जितने भी सम्स आएंगे ना, उसमें पी रेशो कहीं ना कहीं पे रहेगा ही रहेगा, आप देख लेना। सो प्राइस टू अर्निंग रेशो, the price to earning ratio of the P or the P ratio measures the price that the market is willing to pay for the earning of the company, ठीक है। उसके बाद में P रेशो कैसे डिफाइन किया जाता है? मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइड बाय इक्विटी। देखो एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको, यहाँ से आगे जहाँ जहाँ पे ये 2 दिखेगा आपको, प्राइस टू अर्निंग्स, तो इसको कैसे लिखना है? प्राइस टू की लाइन अर्निंग्स, मतलब अर्निंग्स पर शेयर, प्राइस पर शेयर, ठीक है। तो ये चीज़ करना है आपका पी रेशो, सॉरी, ठीक है। तो ये है ईपीएस, ठीक है ना। देखो, और मैंने बताया आपको 2 की जगह पे आपको खाली डिवाइड का मार्क डालना है, यहाँ से आगे जहाँ जहाँ पे भी आएगा। प्राइस टू अर्निंग रेशो, तो मार्केट प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग रेशो। P is referred as a multiple of per rupee earnings, ठीक है। तो आपको 1 रुपया देके कितना अर्निंग्स मिल रही हैं वो दिखता है यहाँ पे। When one refers to the stock trading at P multiple of 12x, अगर किसी स्टॉक का 12x का P है, it means that the stock trading at the 12th time of its earning, तो जो स्टॉक की प्राइस है वो 12 टाइम उसके ऊपर है। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पी रेशो निकालना है, अगर प्राइस 100 रुपये की है एंड ईपीएस जो दे रखा है उसका 5 रुपये का, तो उसका पी रेशो क्या आएगा? पी रेशो इज इक्वल्स टू प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस। तो प्राइस क्या है? 100 रुपये, ईपीएस क्या है? 5 रुपये, तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको 20 रुपीज़ का आपका पी आएगा, ठीक है। The price change dynamically while it reported earning update every quarter, तो जो प्राइस होती है वो तो रोज चेंज होती रहती है, तो इस वजह से पी में चेंज आएगा। लेकिन जो अर्निंग्स होती है वो क्वार्टरली चेंज होती है, तो इस वजह से पी भी क्वार्टरली मतलब चेंज होता रहता है, बट मार्केट प्राइस के हिसाब से भी जो है वो अप डाउन करते रहता है। इट इज कॉमन टू लुक पी मल्टीपल ऑफ द इंडेक्स टू गज इफ द मार्केट इज ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। तो हम लोग पी रेशो को कंपैरिजन में देखते हैं, पीयर्स में देखते हैं, और अगर बहुत ज़्यादा पी रेशो तो वो भी ज़्यादा लेना अच्छा नहीं, और बहुत कम भी ज़्यादा नहीं लेना होता है उसमें। पी रेशो तब यूज़ नहीं होता जब अर्निंग्स नेगेटिव में होती हैं, जब नेगेटिव्स जो अर्निंग्स होती है वो जब नेगेटिव में होती है तब प्राइस टू सेल्स रेशो देखा जाता है, ठीक है। अगर पी रेशो देखना है तो उस टाइम पे अर्निंग्स जो है कंपनी की वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी वो वैल्यू निकलेगी। द पी मल्टीपल मूव्स हाई व्हेन द प्राइस रन अहेड ऑफ द अर्निंग्स। अगर अर्निंग्स तो चल रही है नॉर्मल, प्रॉफिट कम हो रहा है, लेकिन प्राइस बहुत स्पीड से बढ़ रही है, तब उस टाइम पे आपको दिखेगा पी रेशो बहुत हाई हो गया है, तो आपको समझ में आता है कि यार ये थोड़ा ओवर वैल्यू स्टॉक है, थोड़ा सा संभल के ट्रेड करते हैं इसको, राइट। तो क्या है आगे? व्हेन मार्केट प्राइस करेक्ट्स
The when market price corrects, uncertainty about future earning increase, the PE multiple also drops. Okay, जब अचानक से मार्केट प्राइस करेक्ट हो जाती है, जब मार्केट की प्राइस ड्रॉप हो जाती है अचानक से, कुछ रीज़न है, कुछ न्यूज़ आ गई, कुछ भी, तो उस टाइम पे पी में भी ड्रॉप आता है अचानक से, ठीक है। या अर्निंग्स में कुछ ऊपर नीचे हो जाए या प्राइस गिर जाए, कुछ भी गड़बड़ हो जाए, तो उस टाइम पे पी स्ट्रांगली ड्रॉप करता है। अ वैल्यू इन्वेस्टर हु वुड लाइक टू पिक अप द स्टॉक्स व्हेन दे आर चीप मे बी इंटरेस्टेड इन द परचेस व्हेन पी इज लो। तो जो इन्वेस्टर्स है जिनको एक स्टॉक को अच्छे प्राइस पे खरीदने का मन होता है, तो वो पी जब लो रहेगा तब उसको खरीदेंगे, ज़्यादा भी लो नहीं होना चाहिए। आई गेस मुझे लगता है कि पी 15 से लेके तो 30 के बीच में एक सेफ माना जाता है खरीदने के लिए, या 15 से लेके तो 25 के बीच में एक सेफ माना जाता है खरीदने के लिए, ठीक है। एनालिस्ट ऑल्सो कंपेयर द पी ऑफ वन ऑफ द कंपनी टू अदर पीयर्स में पी देखा जाता है, ठीक है। अब अगर मैं आपको पी दिखा दूं एक साथ में तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो यहाँ पे जब हम लोग आएंगे, देखो पीयर्स में आएंगे हम लोग यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा पी कंपैरिजन। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपको बीएससी नाम का स्टॉक है, इसमें 1 रुपये के अर्निंग के लिए 95 रुपीज़ देना पड़ रहा है। नीचे एमसीएक्स नाम का स्टॉक है, उसके 1 रुपये के अर्निंग के लिए 250 रुपये देने पड़ रहे हैं। तो मैं किसको खरीदूंगा? मैं दोनों को, अगर इन दोनों में से एक शेयर लेना चाहता हूँ तो मैं सीधा सीधा खरीदूंगा बीएससी को, क्योंकि बीएससी में कहीं ना कहीं पे मार्केट कैप भी हाई है, बहुत बड़ा मार्केट कैप है। कंपनी बीएससी बड़ी है एमसीएक्स से, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं पे वहाँ पे मुझे खाली 95 रुपीज़ देना पड़ रहा है 1 रुपये के अर्निंग के लिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अंधाधुंध खरीदूँ, मैं पहले देख तो लूँ कि कितना प्रॉफिट कमा रही है। आरओसी क्या है, देखो आरओसी भी मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा है, ठीक है। ये सारे रेशोज यहाँ पे दे रखे हैं। आरओसी यहाँ पे 8, वो भी हाई है, ठीक है। देन सेल्स क्वार्टर दिखा रखा है, प्रॉफिट दिखा रखा है। ईपीएस यहाँ पे नहीं दे रखा है क्या? देखो ईपीएस नहीं दे रखा है। यहाँ पे एडिट करके हम लोग उसको ईपीएस भी डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो, एंड इट्स मोर देन इनफ फॉर नाउ। मतलब अभी के लिए इतना इंफॉर्मेशन काफ़ी है मेरे हिसाब से, ठीक है। सो अब बढ़ते हैं आगे। प्राइस टू सेल्स रेशो। प्राइस टू सेल्स रेशो देखो मैंने आपको वही बताया है, जब भी आपको आगे चल के प्राइस बीच में 2 दिखे, प्राइस टू सेल्स रेशो। अब इस फॉर्मूला को आप बोलेंगे जयेश भाई ये याद नहीं रहेगा एग्जाम में, तो क्या करेंगे? तो सिंपल यार, प्राइस टू सेल्स रेशो, प्राइस टू सेल्स रेशो, खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये फॉर्मूला है इसका, इस रेशो का। देखो करंट प्राइस डिवाइड बाय एनुअल नेट सेल्स, या फिर मार्केट कैपिटलेशन एनुअल नेट सेल्स। अभी क्या है, ऐसे ये क्यों दे रखा है? देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट प्राइस, सॉरी एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड, देखो मैं समझाता हूँ आपको क्या दे रखा है ऐसा फॉर्मूला। मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस, ये वाला फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं मार्केट प्राइस डिवाइड बाय, देखो पीएस रेशो का फॉर्मूला है ये, मार्केट प्राइस डिवाइड बाय एनुअल नेट सेल्स पर शेयर, ठीक है। ये एक शेयर की प्राइस है, इसके लिए एक शेयर पे कितनी एनुअल सेल है वो बता रखी है, ठीक है। इसको अगर नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, इसको भी, इसको समझ लो आप। तो जो मार्केट प्राइस को, अगर देखो मैंने आपको बताया मार्केट प्राइस को नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? मार्केट कैप डिवाइड बाय एनुअल नेट सेल्स है, पर शेयर की है, अगर सारे शेयर से करेंगे तो टोटल एनुअल सेल आ जाएगी। समझ में आ रहा है? आ गया समझ में क्या था ये फॉर्मूला? इसके ऊपर वैसे नॉर्मली आते नहीं है, बट स्टिल आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो मार्केट प्राइस डिवाइड बाय एनुअल सेल पर शेयर, अगर आप उसको दोनों को नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मार्केट कैप और एनुअल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम में आपको पीएस रेशो दिया होगा, मार्केट कैपिटलेशन दे रखा होगा और एनुअल सेल दे रखा होगा, तो आपको आउटस्टैंडिंग शेयर्स ढूंढने के लिए बोल देंगे, या फिर आउटस्टैंडिंग शेयर्स दे रखा होगा तो एनुअल सेल्स ढूंढने के लिए बोल देंगे। मतलब ऐसे गड़बड़ करेंगे, याद रखना जब आप इसको एमसीक्यू सॉल्व करोगे ना। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, जो यूडेमी के जो एमसीक्यूज है वो आपको सॉल्व करने हैं, ताकि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। वो जो मैं एमसीक्यूज मैंने दे रखी, लिंक जो दे रखी है नीचे,
उसको सॉल्व करना है। वो अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, नहीं तो आप एग्ज़ाम में सारा ब्लाइंड हो जाएंगे। याद रखना, पूरा सेशन होने के बाद में आपको वो एमसीक्यूज को सॉल्व करना है एग्ज़ाम जाने से पहले, तो आपको एग्ज़ाम आसान जाएगी। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो, देखो वापस से बुक टू आ रहा है बीच में, प्राइस टू बुक वैल्यू। बुक वैल्यू क्या है आपकी, नेट बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, नेटवर्थ डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ठीक है, ये इससे निकलेगी बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू निकालना है आपको। देखो प्राइस टू बुक वैल्यू ये एक वैल्यूएशन रेशो है। ठीक है, वैल्यूएशन के टाइम पे इसको बहुत यूज किया जाता है। इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज रेशो टू फाइंड द प्राइस रिलेटेड टू द वैल्यू। ठीक है, द प्राइस टू बुक वैल्यू मेजर्स द कंपनीज मेजर्स अ कंपनीज करंट मार्केट प्राइस वाया इट्स बुक वैल्यू। तो जो करंट मार्केट प्राइस है वाया इट्स बुक वैल्यू, ऐसे दे रखा है इन्होंने लिख के, लेकिन बुक वैल्यू इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नेटवर्थ ऑफ कंपनी एंड द नंबर ऑफ ऑप्शन। मैंने यहाँ पे बता रखा है आपको, जो ऊपर बुक वैल्यू में बताया था यहाँ पर भी बता रहा हूँ। क्लियर है इतना? एक सेकेंड ना, तो इतना क्लियर है आपको? ठीक है, द बुक वैल्यू इज अकाउंटिंग पर अकाउंटिंग वैल्यू पर शेयर इन द बुक ऑफ द कंपनी। ठीक है, इट रिप्रेजेंट द नेटवर्थ पर शेयर। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है बुक वैल्यू क्या होता है, कैसे नहीं होता है। और ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया था एक थियोरेटिकल में, अब इसको पढ़ने की जरूरत मुझे लगती नहीं कि है भी। द इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ दिस नंबर इज that the most asset on the book of the company are shown as their historical cost less depreciation and not their liquidation value, और जो लेटेस्ट वैल्यू के हिसाब से। तो जो है जो क्या होता है कि एसेट की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन के अलावा या कम डेप्रिसिएशन के साथ में जो बुक वैल्यू वहाँ पर दे रखी होती है, बुक वैल्यू मतलब कि आज के दिन कंपनी बंद कर दे तो क्या कितना वैल्यू मिलेगा। तो हावेवर मतलब वो बता रखा है यहाँ पे, लिमिटेशन यहाँ पे आती है कि जो बुक वैल्यू के जो प्रॉब्लम ये है खाली कि उसमें एक प्रॉपर वैल्यू, सच वाली वैल्यू नहीं आती, वो खाली हम लोग एक अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक एसेट की जो वैल्यू हर दिन चेंज होती है, तो वो चीज़ है। हावेवर इन कंपनी विच हैज़ बिन बिल्डिंग रिजर्व फ्रॉम द सुटेबल प्रॉफिटेबिलिटी, द बुक वैल्यू इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ द वैल्यू। वैल्यूएशन का एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपको एग्जाम में मुझे आता है कि प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है, प्राइस टू सेल्स वैल्यू क्या है। तो ये सारे वैल्यूएशन पैरामीटर्स हैं। ठीक है, वैल्यूएशन रेशियोज, वैल्यूएशन पैरामीटर्स ऐसे आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, सिंस द बुक वैल्यू कंसिडर द नेटवर्थ ऑफ द कंपनी, इट इज इंपॉर्टेंट नंबर ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑल द कंपनीज विद प्राइस टू बुक वैल्यू लेस देन 1 मे बी नॉट वैल्यू वाइज। अगर एक से नीचे है तो आपको उसको नहीं लेना है। But investors should not rely on the price to book value for their investment decision. Price to book value is usually measured to the value stocks where the earnings are negative and more widely used. P ratio is not applicable. Okay, देखो मैंने आपको बताया था price to book value जो होता है वो भी तभी यूज होगा, मतलब यूजुअली जब अर्निंग्स नेगेटिव होती है, क्योंकि वहाँ पे पी रेशो नहीं। पी रेशो आप तभी यूज कर सकते हैं जब आपकी अर्निंग पॉजिटिव है। अगर अर्निंग पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है, कोई कंपनी लॉस कर रही है, तो उस केस में फिर वो प्राइस टू बुक वैल्यू और प्राइस टू सेल्स रेशो यूज करेगा। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। ठीक है, क्या होता है डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स? देखो अगर मेरी कंपनी है और मैं 50% ऑनर हूँ उसका, मुझे नए शेयर्स इशू करने हैं, तो जब मैं नए शेयर्स को इशू करूँ, मुझे पैसा चाहिए, नए शेयर तो मैं इशू कर दूंगा, लेकिन जो मेरे 50% की जो वोटिंग राइट है या जो 51% की जो वोटिंग राइट है जिससे मैं कंपनी के ऊपर दबदबा बनाए रखा हूँ मेरा, तो वो कम हो जाएगा, वो 48 हो जाएगा। कल को कोई सब शेयर्स मिला के बिक गए और वो कंपनी को मुझे हटा सकते हैं, वहाँ से किक ऑफ कर सकते हैं। खाली शेयर्स तो मेरे रहेंगे लेकिन मुझे हटा देंगे मैनेजमेंट से, या जो कंपनी को हैंडल करना जो मेरी चलती थी वो नहीं चल पाएगी फिर। तो जो ऐसे टाइम पे जो प्रोमोटर्स होते हैं, प्रोमोटर्स मतलब कौन? जिन्होंने कंपनी को बनाया, जिनका सबसे बड़ा हिस्सेदारी है, जिन्होंने कंपनी को चलाया है, बड़े छोटे से बड़ा किया है, उन्होंने प्रमोट किया है कंपनी को, इतना बड़ा किया है, उन लोगों को प्रमोटर्स बोलते हैं। तो जो प्रमोटर्स होते हैं वो चाहते हैं कि पैसा भी रेस कर ले हम लोग, शेयर्स भी इशू कर दें नए वाले, लेकिन हमको ना राइट्स नहीं देने, वोटिंग राइट्स नहीं देने। अगर इन लोगों ने मिलके कल को वोटिंग राइट इकट्ठा करके अगर मुझे ही निकाल दिया
तो वो वोटिंग राइट्स, डिफरेंशियल वोटिंग राइट मतलब क्या कि ऐसे शेयर करना जिनका वोटिंग राइट कम हो, मतलब 5 शेयर पे एक का वोटिंग राइट हो। हम हमारे एक शेयर पे हमको एक वोट का राइट है, तो इनके जब 5 शेयर रहेंगे तो ये लोग एक वोट कर पाए, या 10 शेयर रहेंगे तो वो लोग एक वोट कर पाए। सो डीवीआर इज जस्ट लाइक नॉर्मल शेयर ऑफ द कंपनी, except that it carries less than one voting right per share, unlike a common share. Such an instrument is useful when issuer, जो कि promoter या जिसकी कंपनी है, issuer who wish to raise capital without diluting the voting rights, उनको पैसा तो इकट्ठा करना है लेकिन जो वोटिंग राइट्स है वो डायल्यूट नहीं होने चाहिए। समझ में आ गया? सिंपल था बहुत। इन्वेस्टर हु विश टू इन्वेस्ट ओनली, और देखो जो इन्वेस्टर्स हैं ऐसे जिनको खाली डिविडेंड से मतलब है और जो कैपिटल एप्रिसिएशन, जो प्राइस ऊपर जाती है मार्केट की, 200 पे खरीदा 250 पे बेचा, तो ये जो 50 रुपये का जो प्रॉफिट है इससे मतलब है, उनको वोटिंग से कोई लेने देना नहीं है, वो लोगों को कोई मतलब नहीं, वो डायरेक्टली खरीद लेते हैं। आर नॉट रियली बॉदर्ड अबाउट वोटिंग राइट्स, फाइंड दिस शेयर अट्रैक्टिव। और ये शेयर्स बाकी शेयर से थोड़ा सस्ता मिल जाता है जिसमें वोटिंग राइट्स नहीं होता। देन ज़्यादा नहीं, बहुत माइनर, ठीक है। The number of voting rights for DVR different from the company to company. The DVR typically trade as separate category of the instrument and are available at the discount to the common equity share. तो common अगर शेयर 1000 रुपये का है तो ये 991 रुपीज़ के आसपास ट्रेड हो रहा होगा DVR। देखो एक शेयर है टाटा मोटर्स का, जो टाटा मोटर DVR करके एक शेयर है, आपने देखा ही होगा, आपको पता होगा। तो वो डिफरेंशियल वोटिंग राइट है, टाटा मोटर का शेयर है लेकिन उसके वोटिंग राइट्स जो है अलग है, इसके लिए वो अलग से ट्रेड किया जाता है, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया हो। बहुत बड़ा सेशन रहा, 1.5 घंटे का, जिसमें हमने आधा पार्ट सीखा। अब हम लोग जाएंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ डेब्ट मार्केट। कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, राइट? आपको खाली एक बार इस नोट्स को पढ़ना है, मैंने आपको बताया है। आप सबसे पहले अभी क्या करेंगे, नोट्स को पढ़ेंगे। सेशन आप लगे तो जो भी सेशन हमने देखा इसको एक फास्ट मोड में, मतलब अभी 2x मोड में आप एक बार फिर से देख लो, या फिर बाद में देख लेना, एग्जाम से पहले 1 दिन पहले देख लेना, बहुत फ़ायदा होगा। तो ये सेशन आप दोबारा देख लेना एक बार डबल स्पीड में। नोट्स आपको पढ़ लेने हैं, या फिर आप उसकी जगह पे जो वर्कबुक आपको मिला है NISM का वेबसाइट की तरफ से, NISM की वेबसाइट की तरफ से, वहाँ से आप जाके जो है वर्कबुक पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद में जो मेन पार्ट है वो MCQ सॉल्व करना है, ठीक है। MCQ सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है, MCQ सॉल्व। इसके अलावा जो भी आपको ट्विटर पे मुझे फॉलो करना है और कुछ भी आपके डाउट से पूछ लेना है, और आपको जो है इसके अलावा कहीं ना कहीं पे यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है मेरे याद से, ठीक है। क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, खाली व्यूज़ करते हो। मैं देख रहा हूँ पिछले वीडियोस में भी वही हुआ कि आपका 70% लोग तो वीडियोस देखते हैं खाली और कुछ करते ही नहीं हैं। तो 10 में से 7 लोग खाली देख रहे हैं वीडियोस को, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। ऐसा मत करिए, मेरा हार्डवर्क लगा है इसके ऊपर काफ़ी आपको समझाने में, एंड आई होप ये आपको क्लियर हो रहा है, आसान लग रहा है अभी, राइट। अभी हम लोग जाते हैं डेप्थ पार्ट के ऊपर। और MCQ जब आप सॉल्व करोगे उसमें अगर कुछ इश्यूज आते हैं, कुछ गलत आपको मिलता है, क्योंकि डेटा डालने वाला डालेगा, लेकिन कुछ अगर गलत होता है उसमें, तो आपको मुझे कमेंट्स में या ट्विटर पे आप मुझे बता सकते हैं, तो वो भी मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। सो आई होप सेशन अच्छा है, वेल एक्सप्लेन है। इससे आसान लैंग्वेज में मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई समझाएगा। एंड ठीक है, फिर प्रैक्टिस करो। देखो ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई ना, फार्मूलाज मैंने आपको बताया, एक एक फार्मूला आपको लिख लेना है एक अलग से कागज़ के ऊपर, और उसको अभी पढ़ लो, बट एग्ज़ाम से 1 दिन पहले बस फार्मूला पढ़ना और MCQ सॉल्व करना। MCQ सॉल्व करना, फार्मूला पढ़ना, MCQ सॉल्व करना, फार्मूला पढ़ना। फिर थियोरेटिकल आप आओ मत, या कुछ भी पढ़ो मत, या लेक्चर्स देखो मत, कुछ ज़रूरत नहीं है। और एग्ज़ाम से 10 दिन पहले खाली आप जो है लेक्चर्स देखो, एक बार 2 बार, तो आपको समझ में भी आएगा। और मुझे नहीं लगता ऐसी कोई लाइन बची है जो मैंने आपको वर्कबुक में से नहीं सिखाई है। सब कुछ मैंने आपको अच्छे से बताया है, समझा के, एंड आई होप इट्स मोर देन इनफ। तो अभी तुरंत सेकंड पार्ट इसका आ रहा है। अगर आप कोर्स पूरा देख रहे हैं तो आपको तुरंत ज्वाइन मिल जाएगा। इसके आगे आपको खाली आगे करना है, और अगर आप यूडेमी पे या फिर कहीं और देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको स्प्लिट्स में मिलेगा।